चैप्टर 31। टाइटल अगली डकलिंग का अंडा। कौवा अपने पंख जलने के कारण जोर जोर से चीख रहा था। उसका पूरा पिंजरा जल चुका था और उसके मालिक ने अपने जादू से आग बुझा दी थी। चुप हो जाओ काले कौवे, वसीम ने तेज आवाज में चीखते हुए कहा। वसीम जादूगरों वाला एक बड़ा चोगा पहनता था और उसका चेहरा काफी डरावना था। तभी उसने रिया और प्रेम को जाते हुए देखा। कितनी स्ट्रांग मैजिक वेव्स थी। ये लड़की वाकई में जीनियस है, या फिर ये आदमी कोई छुपा हुआ मैजिक मास्टर है, वसीम ने बड़बड़ाते हुए कहा। वसीम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने पिंजरे को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैजिक किया था वो इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कैसे हुआ। यह काम कोई बहुत बड़ा मैजिशियन ही कर सकता था, इतनी छोटी सी लड़की ने यह कैसे किया। तभी हरे तोते ने कौवे से कहा, जिसके सारे पंख जल चुके थे, अब तुम एक असली कोयले लग रहे हो। मुझे ऑनरेबल कौवा राजा बुलाओ। मेरा महल उस छोटी लड़की ने जला दिया, इसलिए मेरे लिए एक नया महल तैयार करो और मेरे लिए एक शानदार चोगा भी बना कर दो, वरना मेरी ब्यूटीफुल बॉडी को किसी की नजर लग जाएगी, काले कौवे ने कंप्लेन करते हुए कहा। फिर उसने चारों ओर सूंघते हुए कहा, क्या बात है, मुझे भुने हुए मीट की स्मेल क्यों आ रही है। जादूगर वसीम ने अपने कौवे का मुंह चुप कराते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें मेरा नया पोषण पिला दूंगा। वसीम का चेहरा काफी एक्सप्रेशनलेस था और उसकी आवाज इतनी तीखी थी जैसे कोई शैतान सीधा नरक से निकल कर आया हो। कौवे ने तुरंत अपना बड़बड़ाना बंद किया। उसने अपने पैर अपनी बॉडी के पास लाते हुए कहा, कम से कम मुझे 2 पत्तियां ही दे दो ताकि मैं अपनी बॉडी को ढक सकूं। तुम्हें मेरी बॉडी को ऐसे नहीं देखना चाहिए, मैं कितना अजीब लग रहा हूं। वसीम तोते की तरफ मुड़ा और उसे कहा, ओ हरे मटर, इसे कुछ पत्तियां ही दे दो। मैंने आज तक ऐसा मैजिक नोटिस क्यों नहीं किया। ये कितना पावरफुल मैजिक था। एक ही झटके में कौवे का पूरा पिंजरा जल गया। इतनी बढ़िया फायरबॉल तो मैंने भी आज तक नहीं बनाई, और ऐसा एक छोटी सी लड़की ने कर लिया। शायद किसी दिन हम अपना एक्सपीरियंस एक्सचेंज कर सके, वसीम ने बड़बड़ाते हुए कहा। तोते ने खुश होकर अपने मालिक को जवाब दिया, मेरे मालिक वसीम, नेक्स्ट टाइम आपको जब भी हेल्प की जरूरत हो प्लीज मुझे सनी कहकर बुलाएं। उसने अपनी चोंच से अपने पिंजरे का दरवाजा खोला और उड़ गया। थोड़ी देर बाद वो अपनी चोंच में 2 पत्तियां उठाकर लाया और उसे काले कौवे की तरफ रख दिया। फिर वो वापस उड़कर अपने पिंजरे में आया और दरवाजा बंद करके बैठ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा यह हाल होगा, काले कौवे ने अफसोस के साथ कहा। उसने चारों तरफ देखा और पत्तियां उठाकर अपने बॉडी पार्ट्स को कवर किया। प्रेम अपनी बेटी रिया के साथ चौराहे पर घूम रहा था। रिया काले कौवे को जलाने के बाद काफी खुश थी। वो उछलती कूदती आगे बढ़ रही थी। जब वो आगे निकल जाती तो प्रेम के आने का वेट करती और फिर दोबारा से उछलने लगती। प्रेम ने जेब में 10 सोने के सिक्के रख लिए थे। अभी उसके लिए पैसे बहुत जरूरी थे, लेकिन अगर रिया कुछ खरीदने की जिद करती है तो वो रिया को कुछ भी दिलाने में ज्यादा सोचता नहीं। हालांकि रिया अब बहुत समझदार हो गई थी। उसने पूरे रास्ते किसी भी चीज की जिद नहीं की। उसे बस एक स्ट्रिंग्स वाला पपेट पसंद आया था। फिर प्रेम रिया के साथ उस गांव के सबसे बड़े मार्केट में गया। वहां उन्हें डकलिंग तो मिले, लेकिन प्रेम को डर था कि अगर वो बड़े होकर स्वान नहीं बने तो रिया को लगेगा कि उसके पापा ने उसके साथ चीट किया है, इसलिए उसने डकलिंग नहीं खरीदे। अगली डकलिंग की स्टोरी के हिसाब से वो स्वान का बच्चा ही रहता है, जो कि डक्स के बीच में बड़ा होता है और दिखने में अगली होता है। रिया ने जब से यह स्टोरी सुनी थी उसे तभी से अगली डकलिंग चाहिए था, इसीलिए आज प्रेम रिया को अगली डकलिंग दिलाने के लिए बाहर लेकर निकला था। मार्केट में वेजिटेबल सस्ते थे, लेकिन सिस्टम ने प्रेम को वार्न किया था कि वो बाहर से इंग्रेडिएंट्स नहीं ला सकता है, इसलिए उसने उनमें से कुछ भी नहीं खरीदा। सिस्टम अपनी सर्विसेज के बारे में बहुत रिजिड था। उसने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिए थे, प्रेम को उन्हीं में कुकिंग का बादशाह बनना था। पापा, मुझे नहीं लगता कि हमें अगली डकलिंग मिलेगी। रिया ने प्रेम की तरफ थोड़ा उदास होकर देखा। मुझे किसी ने कहा था कि अगली डकलिंग अभी तक पैदा ही नहीं हुई है, इसलिए हम उसे बाद में भी खरीद सकते हैं जब वो पैदा हो जाएगी, प्रेम ने रिया से कहा। प्रेम बस रिया को कंफर्टेबल करने का रास्ता ढूंढ रहा था
क्योंकि रिया पूरी तरह से एक्सपेक्टेशन से भरी हुई थी और इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा थे कि उन्हें लंबे समय तक अगली डकलिंग नहीं मिलेगी। पापा वो क्या है? इसके पहले कि प्रेम रिया को समझा पाता, रिया की नजर दूर सड़क के किनारे एक जड़ी बूटी के स्टॉल पर टिक गई थी। वो जल्दी से दौड़ कर गई और बैठकर जड़ी बूटियां देखने लगी। वो बहुत देर तक आंखें बड़ी करके देखती रही, फिर पीछे मुड़कर हाथ हिलाते हुए तेज आवाज में प्रेम को बुलाया। पापा ये देखो, शायद ये अगली डकलिंग का अंडा है। अच्छा एक मिनट, मैं आ रहा हूं। प्रेम चलकर रिया के पास गया। ये स्टॉल एक विशालकाय शरीर वाले काले आदमी का था, जो बास्केट को हिला हिलाकर कुछ बेच रहा था। ये शायद कोई हर्ब कलेक्टर था, जिसके हाथों पर रस्सी खींचने के निशान बने हुए थे और पूरे ग्राउंड पर वो जड़ी बूटियां बिछाए था। उसके साइड में कुछ अंडे रखे हुए थे, जिनमें एक अंडा ग्रे कलर का था, जो कि बॉल के मुंह के बराबर था। पापा क्या हम ये अंडा खरीद सकते हैं? आपने कहा था कि अभी कोई भी अगली डकलिंग नहीं मिलेगा, तो हम ये अंडा घर ले जाकर इसे हैच कर लेंगे। रिया ने बहुत एंटिसिपेशन भरे फेस से अंडे की तरफ उंगली करते हुए प्रेम को दिखाया। प्रेम ने सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। उसकी बेटी आज वैसे भी बहुत बार डिसअपॉइंटेड हो चुकी थी। प्रेम चाहता था कि वो एक अच्छे मूड के साथ घर वापस जाए। प्रेम हर्ब कलेक्टर की तरफ मुड़ा और उससे पूछा, ये किस चीज का अंडा है? वेल, ऐसा है कि मैं खुद श्योर नहीं हूं ये किस चीज का अंडा है। मैं आज जब हर्ब्स कलेक्ट कर रहा था तो मुझे ये चट्टान पर मिला। वहां तक कोई बर्ड ही पहुंच सकता है, तो ये किसी बर्ड का ही अंडा होगा और ये बहुत न्यूट्रिशियस है। हर्ब कलेक्टर ने स्माइल करते हुए कहा। तो ये कितने पैसे में बेच रहे हो तुम? प्रेम ने सोचा, अगर ये कोई बर्ड का अंडा है तो ये हैच होने के बाद स्वान जैसा ही कुछ हो जाएगा। इसके साइज को देखकर लगता है कि ये ऑस्ट्रिच का अंडा है। जो स्वान नहीं भी बनेगा तो बड़े होकर रिया के लिए कम से कम एक अच्छी सवारी बन सकता है। प्रेम ने अंडे की तरफ देखते हुए सोचा। हर्ब कलेक्टर ने स्माइल करते हुए सिर खुजाया और रिया की तरफ देखने लगा। रिया अंडे को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देख रही थी। मुझे लगता है कि इस छोटी बच्ची को यह बहुत पसंद आया है, तो मैं इसे 3 सिक्कों में बेचूंगा। ठीक है, ये लो अपने 3 सोने के सिक्के। प्रेम ने पैसे हाथ में देते हुए कहा। हर्ब कलेक्टर डेली चट्टानों पर चढ़कर अपनी लाइफ रिस्क में डालते हैं। अगर ये वाकई एक बर्ड का अंडा है तो 3 सोने के सिक्के ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। थैंक यू। ये छोटी सी बास्केट अपने साथ ले जाओ प्यारी बच्ची, यह अंडा इसमें अच्छे से फिट हो जाएगा। उस आदमी ने अंडा बास्केट में रखकर रिया के हाथ में बास्केट पकड़ा दी। रिया अंकल को थैंक यू बोलो। प्रेम ने तुरंत रिया से कहा। थैंक यू अंकल। रिया ने बहुत खुश होकर बास्केट ले ली और अपने दोनों हाथों से उसे पकड़कर ध्यान से देखने लगी। तुम अच्छे से रहना अगली डकलिंग, मैं तुम्हें जल्दी हैच कर लूंगी। रिया ने फुसफुसाते हुए कहा। यू आर वेलकम। हर्ब कलेक्टर ने अपना हाथ हिलाते हुए स्माइल किया। फिर वो प्रेम की तरफ मुड़ा और बोला, मेरी भी तुम्हारी बेटी की तरह ही एक बेटी है। वो भी ठीक इतनी ही एज की होगी। उसे भी जानवर पालना बहुत पसंद है, लेकिन उसके पास ऑलरेडी 2 बंदर है, तो मैं ये अंडा उसके पास लेकर नहीं गया, वरना वो इसे भी रखने की जिद करती। और मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं इतने जानवरों का खर्चा उठा सकूं। अच्छा, और जब से मैंने मेरी बेटी को अगली डकलिंग की कहानी सुनाई है, तभी से मेरी बेटी भी एक अगली डकलिंग पालना चाहती है। आई होप कि अंडा हैच होने के बाद उसे पसंद आए। प्रेम ने उस आदमी को एक नॉर्मल स्माइल दी, लेकिन जैसे ही उसने रिया को देखा, उसकी आंखें प्यार से भर आईं। रिया और प्रेम हर्ब कलेक्टर के स्टॉल से आगे बढ़े। प्रेम बास्केट उठाने में रिया की हेल्प करना चाहता था, लेकिन रिया ने मना कर दिया। रिया को बास्केट उठाने में बहुत एफर्ट्स लग रहे थे। प्रेम को यह देखकर बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं वो अंडा गिरा ना दे। फाइनली आधे घंटे चलने के बाद वो लोग रेस्टोरेंट पहुंच ही गए। रिया ने रेस्टोरेंट के दरवाजे की सीढ़ियों पर बास्केट रख दी और एक रिलीफ भरी सांस ली। फिर रिया प्रेम की तरफ मुड़ी और बहुत प्यार से बोली, थैंक यू पापा, मुझे अगली डकलिंग दिलाने के लिए। मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी
और इसकी पूरी केयर करूंगी। लेकिन ध्यान रखना, अंकल ने बताया था ना कि हो सकता है कि अगली डकलिंग का अंडा ना हो, ये किसी और बर्ड का भी अंडा हो सकता है। प्रेम ने स्माइल करते हुए रिया से कहा। प्रेम ने जेब में से एक रुमाल निकाला और रिया के माथे का पसीना पोंछा। मैं पूरी श्योर हूं कि अगली डकलिंग ही है। मैं इसे हैच करूंगी और इसे बड़ा करूंगी, और आप देखना ये बड़ी होकर एक बहुत ब्यूटीफुल स्वान बन जाएगी। और तभी प्रेम ने देखा कि रिया के मुंह में पानी आ चुका है। चैप्टर 32, टाइटल महेंद्र प्रताप के किस्से। उस अंडे के बारे में सोचकर रिया के मुंह में पानी आ रहा था। वो अगली डकलिंग के बड़े हो जाने पर उसका भुना गोश्त खाना चाहती थी। प्रेम को बेचारे अंडे पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन वो रिया के भुने गोश्त के ऑब्सेशन के बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। प्रेम को ऐसा लग रहा था कि अब उसे और भी जल्दी जल्दी मेहनत करनी होगी ताकि वो मिशन जल्दी पूरा कर पाए और भुने गोश्त की रेसिपी सीख सके। उसे इस बारे में थोड़ा डाउट भी था कि सिस्टम उसे भुने गोश्त की रेसिपी सिखाएगा या नहीं। सिस्टम हमेशा अपने हिसाब से ही चीजें सिखाता था। अगर ऐसा हुआ तो प्रेम को पैसे देकर सिस्टम से भुने गोश्त की रेसिपी सीखनी होगी। सिस्टम के रेट्स हमेशा नॉर्मल से बहुत हाई होते हैं। इसका मतलब प्रेम को बहुत सारे पैसे कमाने की जरूरत थी। मुझे लगता है कि भुने गोश्त की रेसिपी काफी कमाल की होगी, प्रेम ने रिया को खुश देखकर सोचा। प्रेम ने दरवाजे खोले और दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गए। रिया ने बास्केट ले जाकर काउंटर के नीचे वाले कंपार्टमेंट में रख दिया। रिया जमीन पर बैठी और अंडे से कुछ बोलने लगी। फिर उसने अच्छे से कंपार्टमेंट का दरवाजा लगाया ताकि अंडे के अंदर का क्रिएचर नींद से जाग ना जाए। पापा, ये कब तक हैच हो जाएगा? मैं अब और वेट नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि अगली डकलिंग जल्दी से बाहर आ जाए और वो जल्दी बड़ा हो जाए। रिया ने बहुत एक्सपेक्टेशंस के साथ प्रेम की तरफ देखा। बेटा, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन शायद अगले साल तक। प्रेम को अंडों की हैचिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ये तो बहुत लंबा टाइम है, रिया ने थोड़ा डिप्रेस होकर कहा। शायद इसे गर्म एनवायरनमेंट में रख दे तो ये और भी जल्दी हैच हो जाए, जैसे डक्स की मम्मी स्टोरी में किया करती थी, प्रेम ने रिया से कहा। प्रेम ने रिया को अगली डकलिंग की कहानी याद कराना सही समझा। रिया को सीधे सीधे समझाना थोड़ा कठिन था। उसे किसी न किसी बहाने से ही चीजें समझानी पड़ती थी। आखिर वो है तो एक छोटी सी बच्ची, इसलिए उससे ज्यादा समझदार होने की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती थी। अच्छा पापा, जैसे वो अगली डकलिंग अपने एग्स के ऊपर बैठती थी, मैं बैठ जाऊं तो ये जल्दी हैच हो जाएगा क्या? मैं भी इस अंडे की मम्मी डक बन जाती हूं। प्रेम घबराया और सिर हिलाते हुए बोला, नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं करेगा। तुम अपना ब्लैंकेट ऊपर से ले आओ और उसमें अंडे को हम रैप करके रख देते हैं। मुझे लगता है इससे काम बन जाना चाहिए। ठीक है पापा, जैसा आप बोलो, मैं जल्दी से ऊपर से ब्लैंकेट लेकर आती हूं। रिया खुश हो गई और दौड़कर ऊपर गई। आई होप कि स्वान का ही अंडा हो, लेकिन मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं। उस आदमी ने कहा था कि ये किसी भी बर्ड का अंडा हो सकता है, और इसकी साइज देखकर लगता है कि ये स्वान का अंडा तो बिल्कुल नहीं है। प्रेम ने अपने मन में सोचा। प्रेम किचन में गया और 2 ग्लास पानी भर लिया। मार्केट में इतना चलने के बाद प्रेम को बहुत प्यास लगी थी। फिर प्रेम ने उस अंडे को ब्लैंकेट में लपेटने में रिया की हेल्प की। अब रेस्टोरेंट को दोबारा खोलने का टाइम हो चुका था। प्रेम ने रिया की तरफ देखा, जो कुछ धीरे धीरे बोल रही थी। अगली डकलिंग, तुम जल्दी बड़े हो जाओ, फिर तुम बड़े होकर एक ब्यूटीफुल स्वान बन जाना, और उसके बाद। कुछ देर बाद ही जैसे 11:30 टाइम हुआ, प्रेम रेस्टोरेंट के दरवाजे पर गया और साइन बोर्ड को ओपन की तरफ घुमा दिया। अब उसका रेस्टोरेंट दोबारा खुल चुका था। प्रेम को बहुत उम्मीदें थी कि आज उसके रेस्टोरेंट में बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे। फिर भी ज्यादा लोग उसके रेस्टोरेंट में नहीं आए। हालांकि कुछ लोग रेस्टोरेंट की डेकोरेशन देखने आए थे। 2 शॉप ओनर और एक दानव कुछ देर बाद आए थे, लेकिन मेनू देखने के बाद सिर हिलाते हुए वापस चले गए। सभी को उसके शाही कबाब के रेट्स बहुत हाई लग रहे थे। कोई भी 6 सोने के सिक्कों में कबाब नहीं खाना चाहता था।
प्रेम को अब तक इन सब बातों की आदत हो चुकी थी। ये रिएक्शन उसके लिए पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका था। सभी कस्टमर्स को शाही कबाब के रेट्स पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि शाही कबाब होते क्या है। वो 6 सोने के सिक्के एक बड़ी प्लेट भुने मीट के लिए और एक ग्लास ड्रिंक के लिए खर्च कर सकते थे, लेकिन वही 6 सोने के सिक्के वो ऐसे फूड में नहीं खर्च करना चाहते थे जिसके बारे में उन्हें कुछ पता ही ना हो। हालांकि उनकी बात भी सही थी। नई डिश ट्राई करने में टेस्ट की कोई गारंटी नहीं होती, और कोई भी इतने हाई प्राइस की डिश ट्राई करने का रिस्क नहीं लेना चाहता। अब तो मुझे लगता है कि शायद वरुण दादाजी और उनके दोस्त ही आएंगे लंच करने के लिए, बस। प्रेम ने हेल्पलेस होकर सोचा। यह प्रेम का दूसरा ही दिन था और अभी तक उसने बस 8 प्लेट्स कबाब ही बेचे थे। अगर उसे अपना मिशन पूरा करना है तो उसे 9 दिन में 500 प्लेट कबाब बेचने होंगे, जिसे सोचकर अब प्रेम ज्यादा एनकरेज नहीं हो पा रहा था। उसे अपना मिशन अब इम्पॉसिबल लग रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिरने वाला था। अब शायद कुछ ही दिन बाद सिस्टम उसकी स्ट्रेंथ में से 5% कम कर देगा और वो वापस कमजोर हो जाएगा। तभी प्रेम ने बाहर किसी जानवर के पैरों की आवाज सुनी। उसने बाहर देखा तो थोड़ा घबरा गया। ये कोई घोड़ा नहीं था, बल्कि एक गधा था। उसके ऊपर एक इंसानी योद्धा बैठा था, जिसने ग्रे कलर का कवच पहना था। वो इतना लंबा था कि गधे पर बैठे हुए उसके पैर जमीन को टच कर रहे थे। प्रेम को बहुत दिनों बाद कोई योद्धा दिखा था। प्रेम की आत्मा अभी जिसके शरीर में थी, वो भी एक वीर योद्धा का शरीर था। इसलिए प्रेम को अपने जैसा कोई देखकर काफी खुशी हुई। योद्धा करीब 30 साल का था। उसका चेहरा चौड़ा था और उसने अपने काले बाल ग्रे कलर के एक कपड़े से बांधे थे। जब वो रेस्टोरेंट के सामने रुका तो उसके हाथ में गधे की डोर थी और कमर पर एक लंबी तलवार लटक रही थी। उसने स्माइल करते हुए साइन बोर्ड की तरफ देखा। मारिया रेस्टोरेंट, नाम काफी अच्छा लग रहा है, मैं अपना लंच यहां कर सकता हूं। कमांडर विक्रम ने अपने मन में स्माइल करते हुए सोचा। वो अपने गधे से उतरा और उसे एक पेड़ पर बांध दिया। फिर वो रेस्टोरेंट की तरफ गया और अंदर आ गया। प्रेम काउंटर के पास खड़ा था। उसने योद्धा की तलवार देखी और स्माइल करते हुए कहा, वेलकम। हाय, तुम्हारे पास खाने में क्या है? कमांडर विक्रम ने स्माइल करते हुए प्रेम से पूछा। उसने बाकी लोगों की तरह रेस्टोरेंट नहीं देखा। सर, टेबल पर एक मेन्यू रखा है, आप उसमें सब देख सकते हैं। प्रेम ने मेन्यू की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। प्रेम को योद्धा बहुत ही जोशीला लग रहा था। प्रेम को ऐसा लगा कि इसे शायद प्राइस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू बोलकर कमांडर एक टेबल पर बैठ गया और स्माइल करते हुए मेन्यू ओपन किया। वो मेन्यू में एक ही डिश देखकर थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गया, लेकिन तुरंत ही उसकी स्माइल वापस आ गई। उसने प्रेम की तरफ देखते हुए कहा, ओनर, मेरे लिए 1 प्लेट शाही कबाब ले आओ। ठीक है सर, वेट कीजिए, मैं 1 मिनट में लेकर आता हूं। प्रेम को इस कमांडर का स्माइलिंग फेस देखकर थोड़ा सरप्राइज हुआ। विक्रम ने अपने चेहरे पर स्माइल मेंटेन करके रखी थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी कस्टमर ने मेन्यू के देखने के बाद तुरंत ऑर्डर कर दिया था। उसने डिश के बारे में कोई भी सवाल नहीं किए, न ही डिश के इंग्रेडिएंट्स और प्राइस के बारे में कुछ पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम ने इसके बारे में एक बार सोचा भी नहीं। प्रेम बाहर से अभी भी बहुत काम था। प्रेम को ऐसे कस्टमर्स बहुत पसंद थे जिन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि उसका फूड कैसा होगा या उसके फूड की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है। प्रेम ने सिर हिलाया और स्माइल करता हुआ किचन की तरफ चला गया। कमांडर ने अपनी तलवार टेबल पर रख दी और रेस्टोरेंट को देखने लगा। ये वाकई में अच्छा दिख रहा है, इसका डेकोरेशन बहुत कमाल का है। विक्रम आज अच्छे मूड में था। तभी काउंटर के पीछे से एक छोटा सा चेहरा सामने आया और बोला, हेलो नए कस्टमर। रिया ने विक्रम से कहा। विक्रम थोड़ी देर को अपनी टेबल पर बैठे बैठे चौंक गया। उसने अपनी तलवार उठा ली और थोड़ा सीरियस हो चुका था। रिया भी विक्रम के रिएक्शन को देखकर थोड़ी सी डर गई थी, लेकिन विक्रम का चमकता कवच और तलवार देखकर वो बहुत अट्रैक्ट हुई और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, मेरा नाम रिया है और ये मेरे पापा का रेस्टोरेंट है, आप एक वॉरियर है ना? जब विक्रम ने एक छोटी सी लड़की को देखा जिसकी एज 4-5 साल की होगी, तो उसने अपनी तलवार टेबल पर वापस रख दी। विक्रम को थोड़ा एम्बैरेस्ड फील हुआ। विक्रम
अपनी टेबल पर वापस बैठ चुका था और बोला, हाँ, मैं राक्षसों को मारता हूं। हालांकि मैंने अभी तक किसी राक्षस को मारा नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मारूंगा। मैं उन्हें अपनी इसी तलवार से मारूंगा। विक्रम ने बहुत प्राउड फील करते हुए कहा और उसका सिर थोड़ा ऊंचा उठ चुका था। प्रेम ने विक्रम की आवाज सुनी और किचन से बाहर देखा। प्रेम ने महेंद्र प्रताप की यादों में देखा तो उसे याद आया कि महेंद्र भी राक्षसों को मारता था और उसने बाकी योद्धाओं के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा राक्षस मारे थे। महेंद्र के राज्य में राक्षस मारने वाले बहुत सारे योद्धा थे। वाह, ये कितना अमेजिंग है, रिया ने ताली बजाते हुए कहा। फिर रिया ने विक्रम की तलवार की तरफ पॉइंट किया और बोला, आपने इस तलवार से बहुत सारे दुश्मनों को हराया होगा ना, है ना? मुझे लड़ना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे महेंद्र प्रताप बहुत अच्छा लगता था। उसने अपनी तलवार से 4 राक्षस मारे थे और वो हमारे राज्य का सबसे ब्रेव और स्ट्रांग योद्धा था। उसके जैसा हमारे स्टेट में कोई भी नहीं था। उसके स्किल्स को सभी आइडियल मानते थे और सभी उसी के जैसा बनना चाहते थे। विक्रम ने स्माइल करते हुए कहा। उसकी आंखें एक्साइटमेंट के कारण चमक रही थी। फिर उसने रिया की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हें वॉरियर्स पसंद है तो तुम्हें महेंद्र प्रताप जैसे वॉरियर्स के बारे में जानना चाहिए। महेंद्र प्रताप के जैसे योद्धा दोबारा पैदा नहीं होते। उसके जैसे वॉरियर्स कई सालों में एक बार देखने को मिलते हैं। महेंद्र प्रताप, मेरे पापा? रिया ने थोड़ा परेशान होकर विक्रम की ओर देखा। चैप्टर 33, टाइटल रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। रिया ने जब विक्रम के मुंह से महेंद्र प्रताप का नाम सुना तो उसे तुरंत कहा, महेंद्र प्रताप, मेरे पापा? क्या मतलब? विक्रम ये सुनकर बहुत सरप्राइज्ड हुआ। उसने अपनी आंखें किचन की तरफ दौड़ाई, जहां रिया पहले से ही देख रही थी। विक्रम को रिया की बात सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिया असल में कहना क्या चाहती है। दरअसल महेंद्र प्रताप के बारे में सब कुछ जानने के बाद प्रेम ने अपने नाम के साथ प्रताप नाम जोड़ लिया था। भले ही प्रेम की आत्मा महेंद्र के शरीर में हो, लेकिन उसके दिमाग की फंक्शनिंग प्रेम के हिसाब से ही चल रही थी। इसलिए महेंद्र प्रताप के जैसा बनने के लिए प्रेम अपने नाम के साथ प्रताप नाम लगाने लगा था और तभी से रिया को उसके पापा के नाम में प्रताप शब्द याद रह गया था। इसलिए जब विक्रम ने महेंद्र प्रताप की बात उठाई तो उसे लगा कि उसके पापा के बारे में बात हो रही है। विक्रम किचन की तरफ लगातार ध्यान से देख रहा था। वहां उसे दुबला पतला प्रेम दिखा, जो कुकिंग में बहुत बिजी था। विक्रम ने स्माइल की और सिर हिलाते हुए बोला, नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है। महेंद्र प्रताप तो एक शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा था। वो कभी भी किचन में कुकिंग नहीं करेगा। और महेंद्र प्रताप की तो कोई बेटी भी नहीं थी। कुकिंग करना किसी वॉरियर का काम कभी नहीं हो सकता। वॉरियर तो लड़ाई के मैदान में दिखते हैं। 4 दीवारी के अंदर कैद रहने से अच्छा वो मरना पसंद करेंगे। ये महेंद्र प्रताप नहीं हो सकता। प्रेम ने विक्रम की ये बात सुन ली। वो किचन में खड़ा खड़ा कांपने लगा। विक्रम गलत नहीं था। महेंद्र प्रताप वाकई में एक वॉरियर था। प्रेम की आत्मा महेंद्र प्रताप के मरने पर महेंद्र के ही शरीर में आई थी। अगर उसके साथ ये इंसिडेंट नहीं होता तो उसे कभी भी किचन में नहीं घुसना पड़ता और ना ही कभी कुकिंग की शक्ल देखनी पड़ती। असल में प्रेम को अपनी पिछली जिंदगी में किए कुछ बुरे कमेंट्स की सजा के तौर पर कुकिंग का बादशाह बनना पड़ रहा था। फिर भी महेंद्र प्रताप के लिए विक्रम के कॉम्प्लीमेंट सुनकर प्रेम को बहुत खुशी हो रही थी। मेरे पापा के रेनबो शाही कबाब सबसे अच्छे हैं। मेरे पापा मेरी नजरों में बेस्ट हैं। तुम उनके बारे में क्या सोचते हो? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आखिर उनके बारे में जानते क्या हो? एक बार उनके रेनबो कबाब खाकर देखो, तुम्हारे सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। रिया ने विक्रम की तरफ सीरियस होकर देखते हुए कहा, हाँ, इस बात पर मैं एग्री करता हूं कि एक अच्छा कुक है। विक्रम ने स्माइल करते हुए रिया को जवाब दिया। विक्रम अपनी सीट पर वापस बैठा। उसे रिया से आर्ग्यू नहीं करना था। रिया ने भी रिटर्न में स्माइल किया। दरवाजे की बेल दोबारा बजी। पहले वरुण अंदर आया और उसके पीछे पीछे उसके 2 दानव दोस्त भी आए। दोनों दानव करीब 2 मीटर लंबे थे और उनके हाथों में आदमी की थाई जितने मोटे तार लिपटे हुए डंडे थे। वरुण, ये फैंसी रेस्टोरेंट कब खुल गया? क्या इनके पास खाने के लिए कुछ अच्छा है? हर्ष ने पूछा। हर्ष अपने गले में
नुकीले दांतों का एक नेकलेस पहने था और उसकी आवाज इतनी लाउड थी कि प्रेम उसे किचन से भी साफ साफ सुन सकता था। हाँ, ये रेस्टोरेंट अभी अभी खुला है। ऑफ कोर्स इनके पास खाने के लिए बहुत अच्छा फूड है, और मैं पहले ही बता देता हूं, मैं तुम्हारे खाने का पैसा नहीं देने वाला। वरुण ने मिस्टीरियस स्माइल करते हुए कहा। फिर उसने प्रेम को आवाज दी। प्रेम, मैं दोबारा आ गया हूं। तुम्हारी चॉइस वाकई में हम सबसे अच्छी है। अगर तुम कह रहे हो कि फूड अच्छा है तो वाकई में अच्छा ही होगा। बस इनके पास जो भी है उसमें मीट होना चाहिए, और उसके साथ ड्रिंक्स मिल जाएं तो मजा आ जाएगा। हर्ष ने सिर हिलाया और ज्यादा सोचना ठीक नहीं समझा। ऋतिक अभी भी रेस्टोरेंट को घूर घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी और स्माइल दोनों थी। जब सब बात करते थे तो ऋतिक धीरे से मुस्कुरा देता था और खुद एक वर्ड भी नहीं बोलता था। वेलकम। प्रेम ने अभी बस इंग्रेडिएंट्स की प्रोसेसिंग ही फिनिश की थी। अभी उसका आटा तैयार नहीं हुआ था। वो किचन के दरवाजे तक आया और बोला, आप लोग किसी भी एक टेबल पर बैठ जाइए और मेन्यू को अच्छे से देख लीजिए। जब भी आप कंफर्टेबल फील करें मुझे आप अपना ऑर्डर बता सकते हैं। मैं थोड़ी देर में आपका ऑर्डर आपकी टेबल पर सर्व कर दूंगा। प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। प्रेम ने दोनों दानवों को अच्छे से देखा। दोनों अपनी कमर पर जानवरों की खाल पहने थे और ऊपर भी जानवर के खाल ही पहने थे, जिनमें से उनके चेस्ट के बाल दिख रहे थे। दोनों नॉर्मल इंसानों से थोड़े ऊंचे थे। उनकी स्किन ब्राउनिश ब्लैक थी। उनके दांत करीब 3 सेंटीमीटर लंबे थे, जिन्हें देखकर प्रेम को वॉरक्राफ्ट के दानवों की याद आ गई। प्रेम को जब भी इस दुनिया की किसी चीज के बारे में जानना होता था तो वो महेंद्र प्रताप की यादों में झांक कर देख लेता था। जब प्रेम ने दानवों के बारे में देखा तो उसे सबसे पहले वॉरक्राफ्ट का सीन ही दिखाई दिया। ये दोनों दानव भाई भाई होने चाहिए। इनके फीचर्स एक दूसरे से काफी मिल रहे हैं। जो दानव लेफ्ट में खड़ा है, जिसके गलों में दांतों का नेकलेस है, वो थोड़ा गुस्सैल लग रहा है, और दूसरा वाला थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि वो लगातार स्माइल कर रहा है। ये वाला भले ही एक दानव है, लेकिन ये इनोसेंट और हार्मलेस लग रहा है। प्रेम ने दोनों दानवों को देखते हुए सोचा, मुझे मेन्यू देखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आज वैसे भी बहुत काम है। मुझे तुम 3 प्लेट शाही कबाब ला दो। वरुण ने उसी टेबल पर बैठते हुए कहा जिस पर यूजुअली वो बैठता था। फिर उसने रिया की तरफ देखा और कहा, हेलो छोटी गुड़िया। हेलो वरुण दादाजी। फिर उसने विक्रम की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, ये हमारे नए फ्रेंड हैं, ये राक्षसों को मारते हैं। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, ये राक्षसों को मारते हैं? वरुण ने उस योद्धा की तरफ बहुत सरप्राइज से देखा। हर्ष वरुण के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। वो विक्रम की तरफ देखकर उसका धीरे से मजाक उड़ाते हुए बोला, हा हा हा, राक्षसों को मारता है। ये शायद एक चींटी भी ना मार पाए। भले ये कवच पहनता है, लेकिन इसकी तलवार का वेट देखकर लगता है जैसे इसके हाथों में ताकत ही नहीं है। मेरे ख्याल से तो बस ये एक अमीर आदमी है जिसका चेहरा अच्छा है, और इतने कमजोर लड़के राक्षसों को नहीं मार सकते। राक्षसों को मारना तो वीर योद्धाओं का काम है। इसे तो बस घोड़ों की देखरेख के लिए रखा होगा। लड़ाई करना इसके बस की बात नहीं है। मैं जल्दी राक्षसों को मारूंगा, और मैं चींटियां मारने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। और हां, तुम ये नहीं कह सकते कि मैं चींटी नहीं मार सकता। विक्रम ने हर्ष की तरफ स्माइल करते हुए कहा। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि कोई उसके बारे में क्या बोलता है। तो तुम कहना चाहते हो कि तुम मुझे हरा दोगे? हर्ष अपनी जगह पर खड़ा हो गया और उसके मसल्स टाइट हो गए। उसने एक हाथ में अपना तार लिपटा हुआ डंडा उठा लिया और वो विक्रम को घूरने लगा। हम आज तक आपस में लड़े नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूं कि मैं तुम्हें हरा दूंगा, लेकिन मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं। मेरे पास किसी और से लड़ने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं बस राक्षसों में इंटरेस्ट लेता हूं और बस उन्हीं से लड़ता हूं। विक्रम ने हर्ष के पीछे लगी पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए एक राक्षस की फोटो दिखाई जो बहुत खतरनाक लग रहा था। मैं इनसे लड़ाई करना चाहता हूं, विक्रम ने स्माइल करते हुए कहा। तुम तो एक नकली योद्धा हो। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। हर्ष ने अपना डंडा कंधे पर रखते हुए जोर से कहा। तभी प्रेम बीच में आया। भाई लोग, ये एक रेस्टोरेंट है, कोई लड़ाई का एरिना नहीं। तुम्हें जो भी करना है प्लीज यहां से बाहर जाओ और बाहर जाकर करो। मैं यहां पे ये सब अलाउ नहीं कर सकता। प्रेम ने विक्रम और हर्ष के बीच आते हुए कहा।
प्रेम को अब थोड़ा गुस्सा आ चुका था। ओह सीरियसली, बिना कानून की दुनिया मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। यहां लोग एक छोटी सी इंसल्ट पर भी लड़ सकते हैं। क्या होगा अगर इन्होंने मेरा रेस्टोरेंट तोड़ दिया तो? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इस रेस्टोरेंट को फिर से बनवा सकूं। और अब तो सिस्टम भी मुझे पैसे उधार नहीं देगा, वो ऑलरेडी मुझे 3000 सिक्के दे चुका है। तभी हर्ष प्रेम की तरफ मुड़ा और चिल्लाया। हर्ष को लगा कि प्रेम विक्रम की साइड ले रहा है। हर्ष, वरुण ने डरे हुए चेहरे से कहा। वो अपने साथ 2 कस्टमर इसलिए लाया था कि प्रेम और रिया खुश हो जाए। उसे इस सब की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी। उसे अपने गुस्सैल दोस्त को शांत कराते वक्त काफी एम्बैरेस फील हो रहा था। ऋतिक को भी कुछ अजीब लगा। वो हर्ष के कपड़े खींचकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन फिर वो रुक गया। उसके भाई को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुकी थी और ऐसे में वो उसे रोक नहीं सकता था, वरना उसका भाई उसे भी चोट पहुंचा सकता था। प्रेम की आंखें गुस्से से छोटी हो चुकी थीं। इसके पहले कि वो कुछ कहता, रिया चिल्ला उठी, मेरे पापा पर मत चिल्लाओ। जब लड़ाई शुरू हुई थी तब रिया थोड़ी शॉक्ड थी, लेकिन अब वो प्रेम के आगे खड़े होकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। रिया ने तुरंत अपने हाथ ऊपर किए। तभी एक ब्लूइश वॉयलेट फ्लेम उसके हाथों में दिखने लगी, जो कि लगभग 1/2 मीटर ऊंची थी। वहां की पूरी हवा गर्म होने लगी थी। ये तो बहुत गर्म है। हर्ष के फेस के एक्सप्रेशंस एकदम से चेंज हो चुके थे। वो पीछे हट गया और अपने लेफ्ट हैंड की स्लीव को देखने लगा, जो कि गर्मी के कारण सिकुड़ चुकी थी। और फिर उसने रिया के हाथों की आग को देखा। डर के मारे हर्ष का गला सूख चुका था। कितनी भयानक आग है, मैं इतनी दूर से इसकी गर्मी फील कर सकता हूं। अगर ये मुझ पे आग के गोले मार देती तो मैं तो 1 सेकंड में ही खाक हो जाता। हर्ष ने आग को देखते हुए सोचा, ये लड़की भले अभी बहुत छोटी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मजिशियन है। ये बिना मंत्र पढ़े आग निकाल सकती है। ऐसा तो बड़े से बड़े मजिशियन भी नहीं कर पाते। इसकी आग का टेम्परेचर भी बहुत डरावना है। मुझे बिल्कुल भी अच्छी फील नहीं आ रही है। ये बच्ची कुछ भी कर सकती है। मेरी जान को खतरा भी हो सकता है। हर्ष ने रिया की तरफ देखते हुए सोचा। जब हर्ष प्रेम पर चिल्ला रहा था, उतने में विक्रम ने अपनी तलवार उठा ली थी, लेकिन तभी रिया ने अपने हाथों में फायरबॉल बनाए और विक्रम ने अपनी तलवार वापस रख दी। वो समझ चुका था कि प्रेम को अब उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है। रिया के मैजिक के आगे विक्रम की हेल्प वैसे भी किसी काम की नहीं थी। मैजिक? वरुण को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि रिया मैजिक कर सकती है और उसके मैजिक से हर्ष इतना डर सकता है। ये मेरे पापा का रेस्टोरेंट है और तुम्हें उनके रूल्स मानने पड़ेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें मेरे गुस्से से कोई बचा नहीं सकता और मैं तुम्हें आग लगा दूंगी, रिया ने बड़ों जैसे बोलते हुए कहा। रिया ने हर्ष को घूरा और एक बड़ी सी फायरबॉल बनाई। चैप्टर 34, टाइटल आवाज नीचे। रेस्टोरेंट का ओनर होने के नाते प्रेम उनके रिस्पेक्ट अर्न करने के लिए कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि अभी उसका चुप रहना ही बेहतर होगा। उन सभी कस्टमर्स के डरे हुए चेहरे उनकी रियलिटी दिखा रहे थे। रिया के फायरबॉल मैजिक ने उन्हें बहुत डरा दिया था। प्रेम ने सोचा कि इन सब के लिए इतना ही काफी है। अपने कस्टमर्स को ज्यादा डराना भी ठीक नहीं। अगर वो ज्यादा डर गए तो प्रेम के रेस्टोरेंट की इमेज खराब हो सकती है और कस्टमर्स यहां आना बंद कर देंगे। ऐसे में उसका मिशन कभी पूरा नहीं हो पाएगा। प्रेम ने जब रिया को अपने आगे आते देखा और उसके बाद रिया ने जो बातें कही, उससे प्रेम को बहुत खुशी हुई। रिया मेरी एक अच्छी बेटी है। जब से उसका फायरबॉल मैजिक हमारे पास आया है, मैं बहुत रिलीव्ड फील करता हूँ। रिया आप किसी का भी मुंह बंद कर सकती है। अब मुझे रेस्टोरेंट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम ने रिया को देखकर सोचा। हर्ष, अगर तुम अभी भी मुझे अपना एक अच्छा दोस्त मानते हो तो चुपचाप बैठ जाओ और यहाँ कोई ट्रबल मत क्रिएट करो। तुमने ऑलरेडी सभी को बहुत परेशान कर दिया है। अब तुम अपने साथ साथ सभी का नुकसान कर रहे हो। वरुण ने अपने दोस्त की तरफ देखते हुए कहा। अगर वरुण को उसके दोस्त की वजह से शाही कबाब खाने को नहीं मिले तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा लॉस होगा।
ऋतिक और हर्ष अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ऋतिक हर्ष को शांत रहने के लिए कह रहा था। ये लैंग्वेज बस हर्ष और ऋतिक ही समझते थे। रेस्टोरेंट में किसी और को ये लैंग्वेज नहीं आती थी। ऋतिक बस यही लैंग्वेज ठीक से बोल पाता था। यहां की कॉमन लैंग्वेज उसे बहुत टूटी फूटी आती थी। हर्ष ने पहले प्रेम की तरफ देखा और फिर रिया के फायरबॉल की तरफ देखा। उसे अब थोड़ा एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। रिया के फायरबॉल ने उसे बहुत डरा दिया था। उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। अब हर्ष को प्रेम से और भी ज्यादा डर लगने लगा था। उसने प्रेम की तरफ देखते हुए सोचा, अगर ये लड़की इतना भयानक मैजिक कर सकती है तो ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। शायद इसे और भी खतरनाक मैजिक करना आते हो। अगर इसे गुस्सा आया तो शायद ये मेरी जान भी ले ले। हर्ष अभी भी अपनी जगह पर बैठा नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर ये बात बाकी दानवों को पता चलती है कि वो एक छोटी लड़की से डर गया तो वो सभी मिलकर उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे और उसके परिवार की बहुत इंसल्ट होगी। वो एक बहुत ही रेप्यूटेड ट्राइब से बिलोंग करता था। हर्ष ने खुद को एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में पाया, जहां ना वो खड़ा रह सकता था और ना ही बैठ सकता था। प्रेम ने हर्ष का चेहरा अच्छे से देखा ताकि वो समझ सके कि इस वक्त हर्ष के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी प्रेम ने हर्ष पर जोर से चिल्लाया। असल में प्रेम को समझ आ चुका था कि हर्ष उसे बहुत लाइटली ले रहा है। उसे हर्ष को अच्छे से सबक सिखाना था ताकि कोई और ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। प्रेम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता था ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे। प्रेम को यह चीज बहुत यूजफुल लगी। इस तरह वो अपने रेस्टोरेंट को एक सही ऑर्डर में ऑपरेट कर पाएगा और ऐसे दानवों को सबक सिखाने का अब यही सही तरीका है। प्रेम ने रिया के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हमारे कस्टमर सब हमें हार्म नहीं पहुंचाना चाहते। तुम अब अपनी फायरबॉल हटा सकती हो। ठीक है पापा। रिया के हाथ से फायरबॉल गायब हो गई और उसके हाथ अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। रिया अभी भी हर्ष को बहुत गुस्से से देख रही थी। हर्ष ने रिया के पापा पर चिल्लाया था, जो रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रिया एक छोटी बच्ची है तो उसका गुस्सा इतना जल्दी शांत होने वाला नहीं था। हर्ष ने अब चैन की सांस ली। उसने प्रेम की तरफ देखा और वो समझ गया कि प्रेम के पास रिया से और भी ज्यादा स्ट्रेंथ है और उसे पता है कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है। हर्ष ने प्रेम की तरफ देखकर सोचा, इसे पता है कि किस सिचुएशन में अपने कस्टमर से कैसे बिहेव करना है। इस गांव में इसका कोई नाम भी नहीं जानता और ये अपनी इज्जत बचाने के लिए इतना कुछ कर रहा है। ये काफी अच्छे से चीजें मैनेज करता है। इसे अपने रेस्टोरेंट और अपनी खुद की इज्जत का बहुत ख्याल है। इसके पहले हर्ष कुछ बोल पाता, प्रेम ने हर्ष की तरफ देखा और बोला, प्लीज सर, आप बैठ जाइए और बाकी कस्टमर्स को डिस्टर्ब मत कीजिए। एंड प्लीज आप अपनी आवाज भी थोड़ी सी धीमी रखेंगे तो बेहतर रहेगा। आप यहाँ लड़ाई नहीं कर सकते, वरना आपको इस रेस्टोरेंट से ब्लैकलिस्ट करके हमेशा के लिए यहाँ से खाने के लिए बैन कर दिया जाएगा। और आप इस बात को मजाक मत समझिए, मैं बहुत सीरियस हूं और कामली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हर्ष की आंखें बड़ी हो गईं। ये पहली बार था जब किसी रेस्टोरेंट में उसे अपनी आवाज धीमी रखने को कहा गया था। वो हमेशा तेज आवाज में ही बात करता था। अब उससे और सहन नहीं हो पा रहा था। उसकी इस रेस्टोरेंट में बहुत इंसल्ट हो चुकी थी। अब उससे एक सेकंड भी वहां रुका नहीं जा रहा था। पापा ने कहा ना बैठ जाओ तो बैठ जाओ और अपनी आवाज धीमी रखो, वरना मैं तुम्हें अभी जला दूंगी। रिया ने बहुत गुस्से में हर्ष को देखकर कहा। उसने फिर से अपने हाथ ऊपर किए और ऐसा लगा जैसे वो फिर से आग जलाने वाली हो। अब हर्ष वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसके दानव होने के प्राइड ने उसे ऐसा करने से रोका। उसका गुस्सा बाहर आने को तैयार था, लेकिन वो एक छोटी बच्ची पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था और ये छोटी लड़की तो बहुत भयानक फायरबॉल मैजिक भी जानती थी। हर्ष बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे अपना गुस्सा शांत करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिखा। अब उसने शांत हो जाना ही बेहतर समझा। ऋतिक ने अपने भाई से कुछ कहा और फिर उसका हाथ खींचकर उसे बैठा दिया। ऋतिक ने स्माइल करते हुए प्रेम से कहा, सो सॉरी, मेरा भाई थोड़ा गुस्से वाला है। प्रेम ने स्माइल करते हुए सिर हिलाया। आप ऑर्डर करने से पहले एक बार मेनू को अच्छे से देख लीजिए। जब भी आप ऑर्डर करने के लिए रेडी हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा।
आपके ऑर्डर करने के कुछ देर बाद आपका फूड आपकी टेबल पर ही डिलीवर कर दिया जाएगा। ये दानव ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसे गुस्सा भी बिल्कुल नहीं आता। दानव भले ही नॉर्मली अपने गुस्से के लिए जाने जाते हो, लेकिन ये मेरा रेस्टोरेंट और यहाँ मेरे रूल्स चलेंगे। यहाँ किसी भी टाइप का हंगामा मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। प्रेम ने ऋतिक की तरफ देखते हुए सोचा। फिर प्रेम ने वरुण और विक्रम को देखकर सिर हिलाया और किचन में विक्रम के लिए फूड तैयार करने चला गया। मेरे पापा बहुत अमेजिंग है, आप देखना जब वो अपने रेनबो शाही कबाब बनाकर लाएंगे, रिया ने हर्ष को देखते हुए कहा। थोड़ी ही देर बाद रिया काउंटर के पास अंडे को देखने चली गई। रिया बहुत जल्दी अंडे से अगली डकलिंग बाहर निकालना चाहती थी। उससे अब बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। वो चाहती थी कि अगली डकलिंग जल्दी बड़ी होकर एक स्वान बने और वो उसे भूनकर खा ले। वरुण, वैसे इनके पास यहाँ खाने में क्या है? ये लोग कस्टमर के साथ बहुत स्ट्रिक्ट है। क्या कोई अपने कस्टमर से ऐसे बिहेव करता है? ये लड़की तो मुझे मार ही डालती। मुझसे पहली बार किसी ने मेरी आवाज धीमी रखने के लिए कहा है। हर्ष ने धीरे से वरुण से पूछा। हर्ष अब धीमी आवाज में बोलने की कोशिश कर रहा था। वरुण ने स्माइल करते हुए हर्ष की तरफ मेन्यू खिसकाया और बोला, तुम खुद देख लो। प्रेम को गुस्से में ना देखकर वरुण को बहुत राहत मिली। ये दोनों भाई वरुण के रेगुलर कस्टमर थे। इनकी ट्राइब गोल्ड माइन की मालिक थी और ये ट्राइब के चीफ के बेटे थे। दानवों के बहुत सारे हथियार वरुण ने ही बनाए थे और उन्हें वो 1000 सोने के सिक्कों में बेचता था। वरुण हमेशा अपने हथियारों की अच्छी प्राइस कलेक्ट करता था। वो हमेशा ही अपने बनाए हथियार बहुत एक्सपेंसिव रेट्स पर बेचता था। ये दोनों भाई इस गांव में बहुत सी चीजें खरीदने आते थे, तो वरुण से इनकी दोस्ती हो गई। ये तीनों हमेशा साथ में ही खाना खाते थे। इन दोनों भाइयों को अच्छा खाना मुझसे भी ज्यादा पसंद है और ये मुझसे भी ज्यादा खाते हैं। अगर ये यहाँ शाही कबाब खाते हैं तो इससे प्रेम को बहुत खुशी होगी। इन्होंने यहाँ जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, प्रेम उसके लिए मुझे माफ कर देगा, लेकिन इन दोनों का शाही कबाब खाना जरूरी है, वरुण ने सोचा। मुझे सस्पेंस में मत डालो, मुझे ही देखने दो। मैं भी तो देखूं यहाँ ऐसा क्या खास है जो तुम मुझे यहाँ पकड़ कर लाए हो। हर्ष ने मेन्यू अपने हाथ में लिया और उसे खोलकर देखा। हर्ष को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने मेन्यू बंद किया ताकि वो उसका कवर अच्छे से देख सके और दोबारा मेन्यू को खोला। हर्ष को पहली बार में लगा कि उसने किसी और चीज का रेट कार्ड उठा लिया है, क्योंकि ये चीज उसे पढ़ने में नई नई लग रही थी। फिर उसने मेन्यू में लिखे छोटे छोटे लेटर्स की तरफ पॉइंट किया और वरुण की तरफ अजीब सा चेहरा बनाकर देखा। वरुण, ये क्या मजाक है? एक डिश, बस एक डिश। और ये शाही कबाब चीज क्या है? और ये 600 कॉपर के सिक्कों में बिक रहे हैं। ये बहुत शानदार चीज है। वरुण ने दोनों की तरफ देखा और स्माइल किया। ये मेरी अभी तक की खाई सबसे अच्छी डिश है। ये मत कहना कि मैंने तुम लोगों को ये पहले क्यों नहीं बताया। मैंने आज तक इससे अच्छा कुछ भी नहीं खाया और मैं पूरी तरह श्योर हूं कि तुम दोनों को ये बहुत पसंद आएंगे। हर्ष को एक जवान योद्धा ने इग्नोर किया था। एक छोटी सी लड़की ने डराया था और रेस्टोरेंट के ओनर ने उसे अपनी आवाज धीमी रखने को कहा था। हर्ष अब बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं था। जब हर्ष ने मेन्यू देखा था तो उसे लग रहा था कि वरुण उसे यहां बेवकूफ बनाने के लिए लाया है। उसने वरुण की तरफ देखकर सोचा, मैंने इस साल इसकी दुकान से कितने सारे हथियार ऑर्डर किए हैं और ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। जैसे वरुण हमारा ये ऑर्डर डिलीवर करता है, मुझे कोई नया हथियार बनाने वाला ढूंढना पड़ेगा। लगता है वरुण की इस रेस्टोरेंट के ओनर से कोई डील हुई है, वरना इतने पैसे देकर वो कभी यहां खाने नहीं आता। हमें दूसरी शॉप में 600 कॉपर के सिक्के देकर एक बड़ी प्लेट भरकर खाना भी मिल जाता है और उसके साथ कुछ ड्रिंक्स भी मिल जाते हैं, और यहां हमें बस एक प्लेट शाही कबाब मिल रहे हैं। न जाने इसमें क्या होता है। हर्ष ने सिर हिलाकर वरुण से कहा, मुझे लगता है कि इस डिश में मीट नहीं होगा, इसलिए मैं इसे नहीं खाना चाहता। प्रेम, मैं एक प्लेट लूंगा। ऋतिक ने अपनी टूटी फूटी लैंग्वेज में किचन की तरफ देखते हुए कहा। प्रेम ने ऋतिक की तरफ देखा और कहा, ठीक है सर, आप बस थोड़ी देर वेट कीजिए। हर्ष की आवाज अब पहले से और भी धीमी हो गई थी।
लेकिन प्रेम अभी भी उसकी आवाज सुन सकता था। हर्ष ने अपने होठ दबा लिए। उसने वरुण की तरफ देखकर सोचा, वरुण ने मुझे पहले भी इस डिश के बारे में बताया था। अब अगर वो यहीं रुक रहा है तो मुझे भी एक प्लेट शाही कबाब ऑर्डर करने ही होंगे। चैप्टर 35, टाइटल लजीज कबाब। विक्रम और हर्ष की झड़प के बाद से ही हर्ष बहुत गुस्से में था। ऊपर से रिया ने अपने फायरबॉल मैजिक से उसे डरा दिया था। अब वो एक सेकंड को भी प्रेम के रेस्टोरेंट में नहीं बैठना चाहता था। भाई चलो कुछ अच्छा खाते हैं और ड्रिंक लेते हैं, यहां मत खाओ, हर्ष ने ऋतिक से अपनी लैंग्वेज में कहा। अगर ऋतिक यहां शाही कबाब खा लेता है तो हर्ष को अकेले ही ड्रिंक लेनी पड़ेगी, और हर्ष ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। हर्ष की इतनी इंसल्ट के बाद अब उसका मन इस रेस्टोरेंट में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वरुण ने उसे यहां लाकर उसके साथ कोई भद्दा मजाक किया है। तुम भी एक प्लेट ऑर्डर कर दो, मुझे लगता है ये शाही कबाब वाकई कमाल के होंगे, ऋतिक ने स्माइल करते हुए कहा। हर्ष ने ना में सिर हिलाया। मैं यहां कुछ भी खाने से पहले मरना पसंद करूंगा। इस बार हर्ष ने कॉमन लैंग्वेज में कहा, और उसकी टोन ऐसी थी कि वो इस बात पर आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था। हर्ष ने अपने हाथ फोल्ड कर लिए और वो शाही कबाब का मजाक उड़ाने को तैयार हो गया। रिया काउंटर के पास एक लंबी कुर्सी पर बैठी थी। लगता है किसी को अपना प्रॉमिस तोड़ना पड़ सकता है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पापा के शाही कबाब देखने के बाद कोई खुद पर इतना कंट्रोल कर सकता है कि वो कबाब ऑर्डर ही ना करे। रिया ने बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस में हर्ष को देखते हुए कहा। हर्ष को अब थोड़ा एम्बैरेस्ड फील हो रहा था। रिया की बात ने उसे थोड़ा नर्वस और इरिटेट कर दिया था। मैं अपने डंडे की कसम खाता हूं कि मैं यहां कभी नहीं खाऊंगा। यहां खाने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं, हर्ष ने इस बार जोर देकर कहा। वरुण ने हर्ष का चेहरा देखा। हर्ष का चेहरा सारी रियलिटी बता रहा था। हर्ष को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। उसके अंदर की तड़प से समझ आ रहा था कि वो कबाब खाने को बहुत बेचैन है, लेकिन अपने ईगो के कारण ऑर्डर करने से खुद को रोके हुए है। विक्रम भी बड़ी उम्मीदों के साथ किचन की तरफ देख रहा था। वो अभी भी स्माइल कर रहा था, जैसे अभी जो कुछ भी हुआ वो कभी हुआ ही नहीं। उसे हर्ष और अपनी लड़ाई से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। जल्दी ही प्रेम एक हाथ में शाही कबाब की प्लेट लेकर बाहर आया। उसने एक फोक लगाकर प्लेट विक्रम के सामने रखी और बोला, प्लीज सर, आप अपना फूड एंजॉय करें। धीरे धीरे कबाब की फ्रेग्रेंस पूरे रेस्टोरेंट में फैल गई। ये खुशबू बहुत ही स्ट्रांग और प्लीजेंट थी। कितनी अच्छी स्मेल है, हर्ष ने अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए सोचा। अब हर्ष का चेहरा बिल्कुल चमकने लगा था। शाही कबाब की स्मेल सूंघकर हर्ष के पेट में चूहे कूदने लगे थे। हर्ष विक्रम की तरफ मुड़कर शाही कबाब देखना नहीं चाहता था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने अपना सिर शाही कबाब की तरफ घुमाया और उसकी एक झलक देखने लगा। उसने चोरी चोरी कलरफुल शाही कबाब पर नजरें घुमाई। वाह, कितनी बढ़िया खुशबू है, विक्रम ने शाही कबाब को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा। विक्रम बड़े चाव से अपने शाही कबाब को देख रहा था। उसने आज के पहले किसी को भी ऐसा कोई फूड कुक करते नहीं देखा था। कबाब बहुत अच्छे से भुने हुए थे। सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत छोटे छोटे काटे गए थे। इतने बेहतरीन कटिंग स्किल्स कि चावल के दाने के बराबर ही हरी सब्जियां दिख रही थी, जैसे उन्हें नाप के काटा गया हो। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स थे और सभी को एक साथ मिलाकर तेल में डालकर पकाया गया था। शाही कबाब की खुशबू इतनी स्ट्रांग थी कि विक्रम के मुंह में पानी आ गया। उसने फोक में एक शाही कबाब लगाकर अपने मुंह में रखा। सारे फ्लेवर्स जैसे ही विक्रम के मुंह में घुले, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कबाब तो वाकई में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इनका टेस्ट बहुत ही सूदिंग है और कबाब में एकदम स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। सारी सब्जियां एकदम फ्रेश हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिलकर काफी अच्छा टेस्ट बना रहे हैं। चबाने के बाद भी कबाब का टेस्ट लंबे टाइम तक बना रहता है। मसालों का इतना अच्छा इस्तेमाल मैंने पहली बार देखा है। ये तो इस दुनिया के बाहर की कोई चीज लगती है। विक्रम ने आंखें बंद किए हुए शाही कबाब को टेस्ट करते हुए सोचा। हर्ष विक्रम को खाते देख रहा था। अब हर्ष के मुंह में भी पानी आने लगा था। तभी उसे समझ आया कि वो क्या कर रहा है
और उसने अपनी नजरें घुमा ली। जब उसने ये नोटिस किया कि उसे ऐसा करते कोई देख नहीं रहा है, तो हर्ष दोबारा चोरी चोरी विक्रम को खाते हुए देखने लगा। प्रेम ने अपने होंठ दबा लिए। वो हर्ष को ऐसा करते देख रहा था। उसे समझ आ रहा था कि हर्ष का बहुत मन है, लेकिन वो किसी कारण से ऑर्डर करने से खुद को रोक रहा है। रिया अपनी चिन अपने हाथों पर रखकर बैठी थी। अभी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने हर्ष को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। रिया को भी समझ आ चुका था कि हर्ष अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ये बहुत अच्छा है। विक्रम ने अपनी आंखें खोली और एक थम्स अप देते हुए प्रेम से कहा, फिर वापस अपने शाही कबाब खाने लगा। एक के बाद एक वो लगातार शाही कबाब खाता जा रहा था। वो रुकना नहीं चाहता था। ये ओनर बहुत ट्रस्टवर्दी है। मैंने यहां आकर एक अच्छा फैसला लिया। विक्रम ने शाही कबाब खाते हुए सोचा। सबसे मैजिकल बात तो शाही कबाब खाने के बाद शुरू हुई। विक्रम को अपनी बॉडी वार्म फील हो रही थी। उसकी सारी थकान गायब हो रही थी। यह बिल्कुल रिकवरी पोशन के जैसा असर था। विक्रम इतना कंफर्टेबल फील कर रहा था जैसे बहुत सारे हाथ उसकी मसाज कर रहे हों। प्रेम वापस किचन में गया। अब उसे वरुण के लिए शाही कबाब बनाने थे। इधर हर्ष को पता भी नहीं चला कि उसके मुंह में शाही कबाब देखकर पानी आ चुका है। पहले वो बस चोरी चोरी देख रहा था, लेकिन अब वो विक्रम के शाही कबाब की तरफ घूर कर देखने लगा। वो आगे की तरफ झुकता जा रहा था, जैसे अभी उछलकर विक्रम की टेबल पर चला जाएगा। विक्रम ने अपनी पहली प्लेट बहुत जल्दी खत्म कर ली। उसने अपनी प्लेट की तरफ देखा और सर ऊपर करके कहा, ओनर, ये बहुत कमाल के थे, मुझे एक प्लेट और दे दो। विक्रम ने प्रेम को किचन में आवाज लगाई। ठीक है सर, आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अभी आपके लिए दूसरी प्लेट शाही कबाब तैयार करता हूं। प्रेम ने यह कहते हुए शाही कबाब बनाने की रफ्तार तेज कर दी। अच्छा दिख रहा है। जब से ऋतिक ने विक्रम को एक प्लेट शाही कबाब खत्म करते देखा, तब से उसकी उम्मीदें भी बढ़ चुकी थी। ऋतिक के अलावा अब हर्ष भी सोचने लगा था। उसने विक्रम की तरफ देखा और पूछा, क्या ये शाही कबाब वाकई में इतने अच्छे हैं? विक्रम ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, मैंने इससे पहले इससे अच्छा कुछ भी नहीं खाया। अगर तुमने इन्हें नहीं खाया तो तुम्हारा लॉस होगा, और शायद इस बात का रिग्रेट तुम्हें हमेशा रहेगा। मेरी एडवाइस यही है तुम्हें कि तुम्हें भी एक प्लेट ट्राई कर ही लेना चाहिए। विक्रम को अब पहले से बहुत अच्छा लग रहा था। उसने हर्ष और उसकी लड़ाई को दिल पर नहीं लिया। हर्ष ने पहले विक्रम की खाली प्लेट की तरफ देखा और फिर उसने विक्रम की तरफ देखा। हर्ष को फील हुआ कि विक्रम की स्माइल बहुत ही सिंसियर है। उसने विक्रम की तरफ देखकर सोचा, ये इतना बुरा आदमी भी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। सडनली हर्ष को अपने वर्ड्स पर बहुत रिग्रेट हुआ जो उसने विक्रम से कहे थे। उसे लगा कि उसे इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। हर्ष ने सोचा, अगर मैं दोबारा इस बात को छेड़ता हूं तो मेरी बहुत इंसल्ट हो जाएगी और ये छोटी बच्ची मुझ पर बहुत जोर से हंसेगी, इसलिए अब इस बात को यहीं छोड़ देना ठीक है। वरुण दादाजी, आपके कबाब प्लीज एंजॉय कीजिए। प्रेम ने वरुण के शाही कबाब को उसकी टेबल पर रखते हुए कहा। कबाब बिल्कुल ताजे ताजे ओवन से निकले थे, तो उनमें से स्टीम निकल रही थी। कबाब के ऊपर जो ग्रीन अनियंस काट कर डाली गई थी, उससे कबाब और भी अच्छे और कलरफुल दिख रहे थे। कबाब की खुशबू वरुण को पहले से भी अच्छी लग रही थी। जैसे ही हर्ष ने प्रेम को देखा, उसने अपने हाथ बांध लिए और थोड़ा सख्त हो गया, जबकि उसकी आंखें अभी भी शाही कबाब पर टिकी थी और वो उन्हें लंबी लंबी सांस लेकर स्मेल कर रहा था। थैंक यू प्रेम। वरुण ने खाना शुरू कर दिया था और वो बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ कबाब चबा रहा था। उसने अभी तक 1 दर्जन शाही कबाब की प्लेट खा ली थी, लेकिन उसे अभी भी ऐसा बिलीव था कि वो हर रोज ये कबाब खा सकता है। इसका टेस्ट और स्मेल इतनी अच्छी है कि इन्हें खाने से कोई खुद को रोक नहीं सकता। प्रेम ने हर्ष की तरफ देखा, जिसकी जीभ अभी लपलपा रही थी, और वापस किचन में यह सोचता हुआ चला गया, देखते हैं आखिर कब तक ये दानव खुद को रोक पाएगा।
शायद नेक्स्ट प्लेट के बाद वो खुद पर कंट्रोल ही ना रख पाए। प्रेम के किचन में जाते ही हर्ष ने अपने हाथ नीचे कर लिए और वो वरुण को अपने शाही कबाब खाते देखने लगा। वरुण, क्या ये वाकई में इतने अच्छे हैं? उसने धीमी आवाज में पूछा। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? रेस्टोरेंट आते टाइम ही मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज खिलाने जा रहा हूं। वरुण ने अपने मुंह में रखे शाही कबाब चबाते हुए बोला और वापस एक शाही कबाब मुंह में रखा। उसे अपनी बॉडी में एक वार्म करंट फील हो रहा था जो उसकी सारी थकान गायब कर रहा था। वरुण को अब और भी कंफर्टेबल फील हो रहा था। हर्ष ने जैसे ही वरुण का हैप्पी फेस देखा तो अब उससे रहा नहीं गया। मैं भी ट्राई करना चाहूंगा, हर्ष ने अपना सिर ऊंचा करते हुए कहा। मेरी प्लेट में से तुम्हें एक भी बाइट नहीं मिलेगी, वरुण ने अपनी प्लेट अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा। उसने मेनू की तरफ इशारा किया और बोला, अपने लिए खुद ऑर्डर करो। हर्ष ने मेनू देखते हुए कहा। फिर उसने अपने कंधे के पीछे से रिया को काउंटर के पास देखा। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैंने अपने डंडे की कसम खाई थी और अब अगर मैं ये ऑर्डर करता हूं तो मैं बहुत बेवकूफ लगूंगा। लेकिन शाही कबाब इतने अच्छे दिख रहे थे कि हर्ष अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो विक्रम और वरुण को बहुत खुश होकर खाते हुए देख रहा था। अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सुना कि उसने क्या प्रॉमिस किया था। पापा के रेनबो शाही कबाब इतने अच्छे हैं कि उन्हें कोई भी मना नहीं कर सकता। वो बहुत लजीज हैं। रिया ने मुड़ते हुए धीरे से कहा। चैप्टर 36 टाइटल पुरानी बातों के लिए माफी। हर्ष बहुत देर तक वरुण और विक्रम को अपना फूड एंजॉय करते देख रहा था। अब उसके मुंह में पानी आ रहा था। सभी के एक्सप्रेशन इतने सेटिस्फाइंग थे कि हर्ष खुद के ऊपर काबू नहीं कर पा रहा था। सभी प्रेम के कबाब खाकर बहुत खुश थे। ओनर, मुझे भी एक प्लेट शाही कबाब दे दो, हर्ष ने अपनी जगह पर खड़े होकर प्रेम से कहा। उसकी आवाज बहुत तेज थी। उसमें बहुत गुरूर भरा था, जबकि उसे आवाज धीमी रखने को कहा गया था। फिर उसने तुरंत अपनी गलती सुधारी। ओनर, मैं भी एक प्लेट शाही कबाब खाना चाहूंगा, उसने धीमी आवाज में दोबारा कहा। ठीक है, प्लीज आप थोड़ी देर वेट कीजिए, प्रेम ने किचन से ही जवाब दिया। प्रेम को बहुत खुशी हो रही थी। उसने सोचा, इस आदमी ने अपना प्राइड इतनी जल्दी छोड़ दिया, वो भी एक प्लेट शाही कबाब के लिए। खैर, मेरे शाही कबाब है इतने लाजवाब कि कोई भी खुद को रोक नहीं सकता। पापा इस बार गुस्सा नहीं हुए, इसलिए मैं जाने देती हूं। रिया के हाथ में फायरबॉल बनकर गायब हो गई थी। किसी ने भी उसे ऐसा करते नहीं देखा। बस हर्ष को यह फील हो चुका था कि कोई उसकी तेज आवाज से नाराज हो गया है। प्रेम को शाही कबाब बनाते हुए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन उसकी स्पीड अब बढ़ चुकी थी। अब वो इंग्रेडिएंट्स की प्रोसेसिंग से लेकर शाही कबाब बनाने में बस 5 या 6 मिनट लगाता था। हालांकि उसकी ट्रेनिंग के कारण वो पहले भी 10 मिनट में कबाब बना लेता था, लेकिन अब उसका हाथ और भी बैठ चुका था। अब वो सब काम जल्दी जल्दी करता था। उसके पास ऑर्डर्स भी लगातार आ रहे थे, तो उसे जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा था। ये रहे आपके शाही कबाब, प्लीज एंजॉय कीजिए, प्रेम ने ऋतिक के सामने शाही कबाब की प्लेट रखते हुए कहा। ऋतिक ने जैसे ही पहली बाइट ली, उसकी आंखें चमक गई। उसने कबाब खाते हुए सोचा, ये बहुत अच्छे हैं। मैंने आज तक ऐसा कुछ भी टेस्ट नहीं किया। हमारे ट्राइब में ऐसा फूड कोई भी बना ही नहीं सकता। हमारी क्लास इतनी हाई है कि हम कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं, फिर भी हमारे पास ऐसी एक भी डिश नहीं है जिन्हें इन कबाब से कंपेयर किया जा सके। उसने सबसे पहले सब्जियों को टेस्ट किया और सोचा, इसने आखिर ऐसा क्या किया है? दूर दूर तक इतने फ्रेश वेजिटेबल्स नहीं मिलते। इनका टेस्ट बहुत ही फ्रेश है, जैसे इन्हें अभी फार्म से सीधे लेकर आया हो। पूरी सब्जियां अच्छे से कंबाइंड हो गई हैं और इतना अच्छा फ्लेवर बना रही हैं कि ऐसा खाना कहीं और खाने को नहीं मिलता। बाकी इंग्रेडिएंट्स भी बहुत टेस्टी हैं। मसाले बहुत अच्छे से भुने हुए, इतना अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। कबाब का कलर भी एकदम गोल्डन कलर का है।
मसालों का टेस्ट भी धीरे धीरे मुंह में घुल रहा है। सभी इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिले हुए हैं। ऐसा टेस्ट उसे आज तक कभी नहीं मिला। यह टेस्ट बिल्कुल यूनिक है, जो चबाने के बाद भी बहुत देर तक मुंह में बना रहता है। हर्ष ऋतिक का सबसे प्यारा भाई था, इसलिए जब भी ऋतिक कुछ टेस्टी खाता था तो वो हमेशा हर्ष को उसमें से कुछ खाने को देता था। ऋतिक ने अपनी प्लेट दूसरी तरफ खिसका ली, ठीक जैसे वरुण ने किया था। वो हर्ष को एक भी बाइट नहीं देना चाहता था। वो लगातार अपने शाही कबाब खाता जा रहा था और उसका फोक बार बार प्लेट में लगकर आवाज कर रहा था। हर्ष ने अभी हार नहीं मानी थी। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, तुम हमेशा मुझे अपनी प्लेट में से खाने को देते हो। क्या आज तुम अपने भाई को एक बाइट भी टेस्ट करने को नहीं दोगे? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हर्ष ऋतिक के चारों तरफ घूम रहा था। ऋतिक ने थोड़ी देर के लिए खाना बंद किया और हर्ष की तरफ देखने लगा। क्योंकि ये तुम्हारे हिसाब से अच्छे नहीं है। तुम अभी खुद ही तो ऐसा कह रहे थे, फिर अब रहने दो, खाकर क्या करोगे? तुम जबरन अपने मुंह का टेस्ट क्यों खराब करना चाहते हो? ऋतिक ने सरकास्टिक स्माइल पास करते हुए कहा। हर्ष बहुत दुखी हो गया। अब वो अपनी सीट पर जाकर वापस बैठ गया। उसे अपने भाई का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने भाई को अपना फूड एंजॉय करते देखकर सोचा, क्या ये सच में मेरा ही भाई है? ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने इसको पहले कभी भी इतना स्ट्रेंज बिहेव करते नहीं देखा। थोड़ी देर बाद हर्ष का दिमाग फिर से शाही कबाब के बारे में सोचने लगा और थोड़ी देर वेट करने के बाद उसके शाही कबाब तैयार हो चुके थे। प्रेम किचन से उसके शाही कबाब एक प्लेट में रख कर लाया। शाही कबाब की खुशबू पूरे रेस्टोरेंट में फैल चुकी थी। आपके भी शाही कबाब तैयार है, प्लीज एंजॉय कीजिए। प्रेम ने प्लेट हर्ष के सामने रखी और थोड़ा पीछे हट गया। रिया प्रेम के साइड में खड़ी थी और उसकी आंखें ब्लिंक कर रही थी। रिया भी हर्ष का रिएक्शन देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे यह देखना था कि शाही कबाब खाने के बाद हर्ष के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। हर्ष शाही कबाब की तरफ देखकर बहुत खुश हो रहा था। अभी उसके सामने 3 लोग शाही कबाब खा चुके थे और उसके पास उन्हें खाते देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ये उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। उसने आज के पहले कभी भी किसी फूड आइटम के कारण ऐसा फील नहीं किया था। यहां तक कि उसका भाई भी उससे अजीब तरह से बिहेव करने लगा था। हर्ष ने एक फोक उठाया और उसमें शाही कबाब लगाया। इसकी खुशबू हर्ष को मीट से भी अच्छी लग रही थी। तभी उसने एक कबाब को अपने मुंह में रखा। जैसे ही कबाब उसके मुंह के अंदर गया, उसकी आंखें वाइड हो गई। कबाब चबाते हुए उसने सोचा, कोई चीज इतनी टेस्टी कैसे हो सकती है? इतना अच्छा टेस्ट मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं चखा। इसके कबाब इस दुनिया की सारी डिशेस से अच्छे हैं। इनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हर्ष के मुंह में अब डांस करने लगे थे। उसे इतना अच्छा फील हो रहा था जैसे उसकी बॉडी और सोल उससे लगातार कह रहे हो, खाओ और खाते रहो। हर्ष एक के बाद एक शाही कबाब खाता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्लेट तक खा लेगा। उसने बहुत कम टाइम में अपने कबाब फिनिश कर लिए। तेज आवाज वाले अंकल, क्या ये कबाब आपको अच्छे लगे? रिया ने पूछा। हर्ष एक हाथ में प्लेट और दूसरे में फोक पकड़े था। उसे अभी अभी एक नया निकनेम मिला था, फिर भी उसने सिर हिलाकर बोला, हाँ, ये वाकई में बहुत अच्छे हैं। अगर आप ये दोबारा खाना चाहते हो तो कभी भी तेज आवाज में मत बोलना, वरना हम आपको कबाब नहीं बेचेंगे। रिया ने अपने हाथ आगे बांधकर एक बड़े के जैसे सख्त होकर कहा, हाँ, मैं कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। हर्ष जितना अकड़ू रेस्टोरेंट में आते टाइम था, अब उतना नहीं था। वो अभी बस अपने शाही कबाब के बारे में सोच रहा था। एक प्लेट शाही कबाब उसके लिए काफी नहीं थे। अगर उसे अपनी तेज आवाज के कारण रेस्टोरेंट से निकाल देते तो उसे हमेशा इस बात का रिग्रेट होता। क्या अब 600 कॉपर के सिक्के या उसका एंग्री फेस या अभी की लड़ाई मायने रखती थी? नहीं, इन शाही कबाब के आगे कुछ भी मैटर नहीं करता। मैं इसलिए शांत हूं क्योंकि रिया एक बहुत ही प्यारी और भयानक लड़की है।
अगर किसी और ने मुझसे ऐसी बात कही होती तो एक दानव होने के कारण मैं अपने डंडे से उसका सर फोड़ देता, लेकिन मैं रिया को मारने के पहले एक बार खुद को मारना ठीक समझूंगा। हर्ष ने रिया की तरफ देखते हुए सोचा। रिया ने सिर हिला दिया। ऐसा लग रहा था जैसे रिया को हर्ष का जवाब पसंद आया था। रिया जाकर काउंटर के पास वाली लंबी कुर्सी पर बैठ गई और खुश होकर प्रेम की तरफ देखने लगी। प्रेम भी बहुत खुश हुआ और रिया के बालों में हाथ फेरते हुए सोचने लगा, आज मेरी बेटी ने रेस्टोरेंट को प्रोटेक्ट किया है। अगर उसका फायरबॉल मैजिक नहीं होता तो मैं हर्ष और विक्रम की लड़ाई कभी शांत नहीं करा पाता, और तो और ये मेरे रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ भी कर चुके होते। फिर मैं कैसे अपने रेस्टोरेंट को रिपेयर करवाता। रिया से जितना हो सका उसने मेरी हेल्प की, और इस टाइम पर मुझे उसकी हेल्प की बहुत जरूरत थी। प्रेम फिर से वापस किचन में गया। एक प्लेट और। कस्टमर लगातार शाही कबाब की प्लेट ऑर्डर कर रहे थे। प्रेम पूरे दोपहर तक कबाब बनाता रहा। कबाब की खुशबू से और भी कस्टमर्स रेस्टोरेंट में आए। सभी ने वहां हर्ष, ऋतिक, वरुण और विक्रम को खाते देखा। शाही कबाब के प्राइस हाई होने के बाद भी वो कस्टमर्स खुद को ऑर्डर करने से रोक नहीं पाए, और एक प्लेट कबाब खाने के बाद दूसरी प्लेट ऑर्डर करने में जरा भी देर नहीं की। ओनर, तुम वाकई में जीनियस हो। तुमने इतनी अच्छी डिश बनाना कैसे सीखा? हम यहां डिनर करने दोबारा आएंगे। 5 प्लेट शाही कबाब खाने के बाद हर्ष को अपना पेट भरा हुआ महसूस होने लगा। प्रेम अभी अपने एक कस्टमर के सामने शाही कबाब की प्लेट रखते हुए स्माइल कर रहा था। उसे अपने कस्टमर्स का दिल जीतने पर बहुत खुशी हो रही थी। 5 प्लेट शाही कबाब के पैसे हुए 5 into 6 = 30 सोने के सिक्के। रिया ने हर्ष की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हम दोनों एक ही साथ हैं, हम दोनों का एक ही बिल बताओ। हर्ष ने कहा, फिर आपका बिल हुआ। रिया अपने चेहरे पर उंगली रखकर थोड़ी देर सोचने लगी। 60 सोने के सिक्के। प्रेम ने दूर से थोड़ी हिंट दी तो रिया ने तुरंत काउंट कर लिया था। ये लो तुम्हारे 6 प्लैटिनम के सिक्के। हर्ष ने अपनी जेब से प्लैटिनम के सिक्के निकाले और रिया के हाथों में रख दिए। फिर वो अपनी टेबल से उठा और प्रेम के पास जाकर हाथ मिलाते हुए बोला, तुम्हारा नाम प्रेम है ना? मैं हर्ष हूं और ये मेरा भाई ऋतिक। पुरानी बातों के लिए मुझे माफ करना। मुझे जरा जरा सी बातों पर गुस्सा आ जाता है और मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। क्या तुम दोनों का एक और भाई भी है? प्रेम ने बहुत जेंटली हाथ मिलाते हुए पूछा। नहीं, कुछ नहीं, दोबारा आइएगा। प्रेम ने थोड़ी ऑकवर्ड स्माइल दी और अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं किया। चैप्टर 37, टाइटल क्राउड फंडिंग। प्रेम ने दोपहर में हर्ष, ऋतिक, विक्रम और वरुण को शाही कबाब खिलाकर खुश कर दिया था। इसके अलावा और भी कस्टमर्स आए और कबाब ऑर्डर किए। आज की दोपहर की शुरुआत भले ही झगड़े से हुई, लेकिन अंत काफी अच्छा हो रहा था। आखिरी कस्टमर जब गया तब दोपहर के 1:35 हो चुके थे। एक कस्टमर को 1 प्लेट और शाही कबाब खाने थे, लेकिन प्रेम ने बहुत पोलाइट होकर उसे मना कर दिया। उसके ओपनिंग आवर्स खत्म हो चुके थे। उसे थोड़े आराम की जरूरत थी। इतनी सारी प्लेट शाही कबाब बनाने के बाद प्रेम को थोड़ी थकान फील हो रही थी। उसने आज के पहले कभी भी इतनी देर तक किचन में टाइम नहीं दिया। उसने सबको पेट भर के खिला दिया था, जबकि अभी उसने और रिया ने एक भी बाइट नहीं खाई थी। पापा, आज दोपहर में हमने 24 प्लेट शाही कबाब बेचे और हमारे पास 10 प्लैटिनम के सिक्के और 44 सोने के सिक्के हैं। आज हमारे पास बहुत सारे सिक्के कलेक्ट हो गए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। ये सिक्के कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, कितने अलग अलग कलर्स के सिक्के हैं। रिया ने ताली बजाते हुए कहा। 24 प्लेट्स? प्रेम भी ये सुनकर थोड़ा शॉक में था। उसने आज पूरी दोपहर कुकिंग की थी, लेकिन उसे खुद भी बिलीव नहीं था कि उसने इतनी सारी प्लेट्स बनाकर बेची हैं। वो तो बस अपने कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने में लगा था। उसे याद भी नहीं रहा कि उसने कितनी प्लेट शाही कबाब बनाए। आज वो 1 सेकंड के लिए भी फ्री नहीं था। अगर उसका थोड़ा टाइम हर्ष और विक्रम की लड़ाई में ना जाता तो शायद वो और भी प्लेट कबाब बेच सकता था। प्रेम आज बहुत खुश था कि उसके रेस्टोरेंट में आज इतने सारे कस्टमर्स आए थे और शायद वो सभी लोग अब डिनर के लिए भी आएंगे।
अगर उन सभी कस्टमर्स ने भी वरुण के जैसे ही अपने दोस्तों को रिकमेंड किया तो शायद शाम तक एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। ये उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे उतनी ही जल्दी उसका मिशन भी कंप्लीट होगा। प्रेम ने कैलकुलेट किया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10 दिनों के पहले 3000 सोने के सिक्के कमा लूंगा मैं। इसलिए अब उसे फिर से वीक हो जाने की चिंता नहीं हो रही थी। प्रेम ने अब एक राहत भरी सांस ली और फिर रिया को सिक्के गिनते हुए देखने लगा। मेरी प्यारी गुड़िया, तुमने आज भी बहुत अच्छा काम किया। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट रेनबो शाही कबाब रेडी करता हूं। तुम्हें भी भूख लगी होगी ना, है ना? तुम वाकई में कमाल की हो। और सुनो, पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्रेम ने मुस्कुराते हुए रिया को गले लगाया। रिया ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सिर हिलाया। थैंक यू पापा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। देखिए, मेरा पेट भूख के कारण सिकुड़ गया है। रिया ने अपना मुंह घुमाते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए कबाब लेकर आता हूं। मैं अभी गया और अभी आया। मैं अपनी प्यारी सी गुड़िया को भूखा नहीं रखूंगा। प्रेम ने रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। प्रेम किचन में गया और अपनी प्यारी बेटी के लिए शाही कबाब रेडी करने लगा। थोड़ी ही देर बाद वो एक प्लेट शाही कबाब लेकर वापस आया। रिया ने जल्दी से दौड़कर अपने हाथ धो लिए, उन्हें पोंछा और एक टेबल पर बैठ गई। रिया अपने शाही कबाब को देखने लगी। पापा, आज आपने कितना काम किया है। आपको भी भूख लगी होगी ना? आप मेरी प्लेट में से कुछ शाही कबाब खा लीजिए प्लीज। फिर मैं खाऊंगी। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। रिया ने प्रेम की तरफ देखकर कहा। ठीक है मेरा बच्चा, जैसा तुम बोलो। रिया का इतना सिंसियर फेस देखकर प्रेम को दिल से खुशी हुई। प्रेम रिया के बगल में बैठ गया और एक कबाब खा लिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम खा लो, मैं एक प्लेट शाही कबाब और बनाकर लाता हूं। फिर हम दोनों मिलकर अपने शाही कबाब खाएंगे। रिया ने बहुत प्यार से सिर हिलाया और अपने शाही कबाब खाने लगी। लंच के बाद प्रेम ने रेस्टोरेंट को अच्छे से साफ किया। पहले उसने सारे टेबल्स को गीले कपड़े से पोंछा और फिर उन्हें सूखे कपड़े से साफ किया। उसने टेबल पर फूड का एक भी स्टेन नहीं छोड़ा। फिर वो रिया के पास गया, जो काउंटर के पास अपने अंडे से कुछ बात कर रही थी और उसे सो जाने के लिए कुछ बुदबुदा रही थी। प्रेम रिया को गोद में उठाकर उसे बेडरूम ले गया। रिया प्रेम की गोद में ही सो चुकी थी। प्रेम ने धीरे से उसे बेड पर सुलाया। फिर उसने भी एक अच्छा नैप लिया। प्रेम और रिया ने शाम को रेस्टोरेंट खोलने से पहले ही अपना डिनर कर लिया था, क्योंकि रात 9 बजे के पहले उन्हें डिनर करने का टाइम नहीं मिल पाता। इसलिए ओपनिंग आवर्स के पहले ही प्रेम ने कुछ प्लेट शाही कबाब बनाकर रिया के साथ खा लिए। वरुण पहले से ही रेस्टोरेंट के बाहर वेट कर रहा था। फिर थोड़ी देर में ऋतिक और हर्ष भी आ गए और उसके बाद विक्रम भी अपने गधे पर बैठकर आया। हर्ष ने दोपहर में विक्रम से बहुत बुरा बिहेव किया था, लेकिन अब उसने विक्रम की तरफ देखकर सिर हिलाया और स्माइल करते हुए बोला, मुझे लगता है तुम सच में राक्षसों को मार सकते हो। तुम में मुझे एक कॉन्फिडेंस दिखता है। मुझे तुम्हारे पोटेंशियल पर कोई भी डाउट नहीं है। मैंने एक सबसे अच्छे योद्धा महेंद्र प्रताप की कहानी सुनी है, वो भी राक्षसों को मारते थे। क्या तुम उसी को रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसा कर रहे हो? हर्ष की वॉइस पहले से काफी लो हो गई थी। विक्रम ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, हाँ, वो मेरे आइडियल है। मैं भी एक दिन उन्हीं के जैसा बनना चाहता हूं। मैं भी एक दिन उन्हीं की तरह राक्षसों को मारूंगा। विक्रम की आंखों में रिस्पेक्ट और खुशी साफ साफ छलक रही थी। बरखुरदार, तुम्हारे जैसे ही बहुत से नौजवान योद्धा मेरी शॉप पर आते हैं और यही बात कहते हैं। अगर तुम्हें वाकई में राक्षसों को मारना है तो तुम्हें अपने स्किल्स को इंप्रूव करने होंगे और अच्छे से तलवार चलाना भी सीखनी पड़ेगी, तभी तुम ऐसा कर पाओगे। महेंद्र प्रताप गधे पर बैठकर राक्षस नहीं मारता था। तुम्हें एक अच्छी सवारी की जरूरत है। जितनी जल्दी तुम ये सब स्किल्स ऐड कर लोगे, उतनी ही जल्दी तुम भी एक अच्छे वॉरियर बन जाओगे और फिर तुम भी राक्षसों को मार पाओगे। वरुण ने स्माइल करते हुए कहा, ये गधा मेरा पुराना दोस्त है। ये मेरे साथ बहुत सालों से है, इसलिए मैं इसे अपने साथ रखता हूं और ये बहुत ही वफादार है। मैं अगले महीने दूसरे शहर जाऊंगा। मैंने सुना है वहां राक्षसों ने बहुत उत्पात मचाया हुआ है। मैं वहां जाकर अपना लक ट्राई करना चाहता हूं। विक्रम ने स्माइल करते हुए कहा। प्रेम इन लोगों की बात सुन रहा था।
वो सभी महेंद्र प्रताप की ही बातें कर रहे थे, जिसके शरीर में अब प्रेम की आत्मा थी। अभी प्रेम कुक कर रहा था और वो बहुत खुश हो रहा था कि भले ही महेंद्र प्रताप एक वॉरियर नहीं रहा, लेकिन उसकी कहानियां अभी भी लोगों को इंस्पायर करती हैं। महेंद्र प्रताप और प्रेम की यादें अब एक हो चुकी थी। अब प्रेम ही महेंद्र प्रताप हो चुका था। भले ही लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन प्रेम को महेंद्र की तारीफ सुनकर खुशी मिलती थी। महेंद्र प्रताप की सवारी गधा नहीं था, उसकी सवारी पूरे राज्य का सबसे तेज घोड़ा था। उस घोड़े की बात ही अलग थी। जब महेंद्र प्रताप उसकी सवारी करता था तो दोनों का कोई तोड़ नहीं था। वो दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने थे। प्रेम ने जितने कस्टमर्स एक्सपेक्ट किए थे उससे भी ज्यादा कस्टमर डिनर करने आए। पुराने कस्टमर्स नए कस्टमर लेकर आए थे। जो लोग रेस्टोरेंट के सामने से निकल रहे थे वो भी रेस्टोरेंट का डेकोरेशन देखकर अंदर आने लगे और बाकी लोगों को फूड एंजॉय करता देख खुद को ऑर्डर करने से रोक नहीं पाए। सभी को प्रेम की डिश पसंद आ रही थी। ओनर, एक प्लेट शाही कबाब और ला दो। एक कस्टमर ने प्रेम से कहा, माफ कीजिए लेकिन हमारे ओपनिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, आप कल दोबारा आकर ऑर्डर कर लीजिएगा। प्रेम ने अपने आखिरी कस्टमर से स्माइल करते हुए कहा। उसके बाद वो दरवाजे पर गया, ओपन साइन क्लोज कर दिया और फिर दरवाजे को बंद किया। शाम के ओपनिंग आवर्स थोड़े लंबे रहे। शाम को दोपहर से भी ज्यादा कस्टमर्स आए थे, तो प्रेम को बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ा था, जिससे प्रेम को अब थोड़ी थकान हो रही थी। पापा, आप गेस करो, आज रात हमने कितने प्लेट शाही कबाब बेचे? रिया ने प्रेम से पूछा। प्रेम थोड़ी देर तक सोचता रहा। शायद 40 प्लेट। रिया ने नाम में सिर हिलाया और प्लेटिनम के सिक्के ऊपर करते हुए कहा, नहीं पापा, गलत जवाब। आज रात हमने 45 प्लेट शाही कबाब बेचे और उससे 20 प्लेटिनम के सिक्के और 70 सोने के सिक्के कमाए हैं। अच्छा, इसका मतलब आज पूरे दिन में हमने 71 प्लेट शाही कबाब बेच लिए। ये बुरा नहीं है, हम तो अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। प्रेम ने स्माइल करते हुए रिया को जवाब दिया। क्या नहीं, हमने 426 सोने के सिक्के कमाए। अगर इसमें से हम इंग्रेडिएंट्स का खर्चा हटा दें तो हमने एटलीस्ट 213 सोने के सिक्के कमाए। हाँ पापा। रिया ने सिर हिलाया और प्रेम की तरफ देखकर पूछा, पापा, आपके रेनबो शाही कबाब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप कोई और डिश बनाना क्यों शुरू नहीं करते? मुझे पूरी उम्मीद है कि नई डिश भी आप बहुत अच्छे से बनाओगे। आपको कुछ नई डिशेस भी ट्राई करनी चाहिए। रिया ने उम्मीद भरी आंखों से प्रेम की तरफ देखा। प्रेम थोड़ी देर को फ्रीज हो गया। फिर वो रिया का फेस देखकर समझ गया कि रिया उसे क्या कहना चाहती है। शायद रिया का शाही कबाब खाते खाते मन भर चुका था। अब उसे कुछ नया खाने को चाहिए था। शाही कबाब वाकई में कमाल के थे, लेकिन दिन में 3 बार बस यही खाना थोड़ा सा बोरिंग था। यही फीलिंग रिया को भी आ रही थी। शायद कुछ दिन के बाद से हम ऐसा करेंगे, अभी कुछ दिनों तक हमें शाही कबाब ही खाने पड़ेंगे। प्रेम ऐसा कहते हुए थोड़ा अपसेट था। उससे रिया का सैड फेस देखा नहीं जा रहा था, लेकिन उसके पास फिलहाल और कोई चॉइस नहीं थी। राजमा चावल की रेसिपी सीखने के लिए उसे यह मिशन पूरा करना बहुत जरूरी था। उसी के बाद सिस्टम नई डिश अनलॉक करेगा। अभी प्रेम की जो स्पीड चल रही थी, उस हिसाब से उसे अपना मिशन पूरा करने में कम से कम 6 दिन और लगेंगे। ठीक है पापा। रिया थोड़ी डिसअपॉइंटेड लग रही थी। मैं जल्दी से जल्दी बचे हुए 2500 सोने के सिक्के कैसे कमा सकता हूं? इतने में ही उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। उसने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या मैं लोगों से फंडिंग लेने का कैंपेन शुरू कर सकता हूं? प्लीज, आप अपने मिशन को थोड़ा सीरियसली लें और उसे नॉर्मल वे में ही कंप्लीट करें। अपना पूरा ध्यान कुकिंग का बादशाह बनने में लगाएं। इन फालतू की चीजों से कुछ भी नहीं होगा। सिस्टम ने थोड़ा नाराज होकर कहा, प्लीज अपने मिशन का ऑब्जेक्टिव एक बार फिर से दोहराना। प्रेम ने सिस्टम से कहा, तुम्हें 3000 सोने के सिक्के के बराबर इंग्रेडिएंट्स कमाने हैं, जिसके लिए तुम्हें 10 दिन दिए जाते हैं। मिशन कंप्लीट करने पर राजमा चावल की रेसिपी अनलॉक कर दी जाएगी, और अगर तुम फेल होते हो तो तुम्हारी 5% स्ट्रेंथ कम कर दी जाएगी। तो फिर मैं क्राउड फंडिंग क्यों नहीं कर सकता? प्रेम ने सिस्टम से पूछा। चैप्टर 38, टाइटल नई डिश।
प्रेम ने पैसे तेजी से कमाने के लिए सिस्टम के सामने क्राउड फंडिंग की बात रखी। सिस्टम थोड़ी देर तक साइलेंट रहा, फिर उसने कहा, प्लीज आप अपना मिशन नॉर्मल वे में ही कंप्लीट करो। लोगों से फंडिंग लेने से मुझे सीरियस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सिस्टम थोड़ा परेशान दिख रहा था। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम्हें क्या फेस करना पड़ सकता है। मैं कल से ही लोगों से फंडिंग कलेक्ट करने का कैंपेन शुरू करूंगा और जल्दी से ही 3000 सोने के सिक्कों के इंग्रेडिएंट्स खरीद कर अपना मिशन कंप्लीट करूंगा। तुम्हें मेरे काम करने के तरीके में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। तुम्हें बस मिशन कंप्लीट होने से मतलब है ना, वो मैं कैसे भी पूरा करूं। प्रेम थोड़ी देर को रुका और फिर बोला, 3000 सोने के सिक्के कैश, बस यही बात तुम्हें याद रखनी है। अब ये कैसे आते हैं ये तो मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया। इस सिस्टम के वाकई में कोई भी प्रिंसिपल्स नहीं है। उसे बस अपने पैसों से ही मतलब है। पैसों के लिए वो कुछ भी मानने को तैयार रहता है। कितना लालची है ये सिस्टम। प्रेम ने मन ही मन सोचा। रिया, कल के बाद मैं तुम्हारे लिए राजमा चावल बनाऊंगा, ठीक है ना? प्रेम ने रिया के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। राजमा चावल? रिया की आंखें तुरंत चमक गई। पापा, ये क्या होता है? मैंने पहले कभी राजमा चावल नहीं खाए। मैं तो पहली बार इस डिश का नाम सुन रही हूं। रिया ने बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ प्रेम की तरफ देखकर पूछा। बेटा, इसका टेस्ट है ना, जलेबियों से 100 गुना ज्यादा अच्छा होता है। तुम जब उस दिन सुबह उठोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। प्रेम ने रिया को सस्पेंस में ही रखा और उसे ज्यादा कुछ नहीं बताया। फिर तो ये बहुत अच्छा होगा और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपके रेनबो शाही कबाब जितने अच्छे थे, ये वाली डिश भी उतनी अच्छी होगी। रिया ने बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ प्रेम की तरफ देखा और फिर जलेबियों से 100 गुना ज्यादा टेस्टी फूड के बारे में सोचने लगी। हाँ, अब जाकर हाथ मुंह धो लो और अपने स्लीपवेयर पहन लो। मैं डिशेस क्लीन करके रेस्टोरेंट की सफाई करने के बाद तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगा। प्रेम ने बड़े प्यार से रिया से कहा। ठीक है पापा। रिया ने बहुत ही प्यार से सिर हिलाया। रिया काउंटर के पास वाली लंबी चेयर से उतरी और नीचे बैठकर अंडे को थपथपाती हुई बोली, अच्छे से सोना मेरे प्यारे अगली डकलिंग, और जल्दी से हैच हो जाना। तुम हैच होकर एक प्यारी सी सुंदर सी स्वान बन जाना। रिया की आवाज बहुत सीरियस थी। फिर वो अपने छोटे छोटे कदमों से बहुत एफर्ट्स लगाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी और बेडरूम में पहुंचकर अपने स्लीपवेयर पहनकर बेड पर लेट गई। प्रेम थोड़ा हिचकिचाया और अंडे की तरफ देखने लगा। उसे अंडे के अंदर वाले छोटे क्रिएचर के लिए बहुत दुख हो रहा था, जिसका हैच होने के पहले ही अगली डकलिंग नाम दे दिया गया और उसे बड़े होकर सुंदर स्वानी बनना है, यह भी डिसाइड कर लिया गया। प्रेम ने सोचा, अगर ये अगली डकलिंग का अंडा नहीं हुआ तो उसमें से अगली डकलिंग कैसे निकलेगा, और फिर तो उसके स्वान बनने का कोई चांस ही नहीं है। प्रेम ने सारे बर्तन डिश वॉशर में डालकर साफ कर दिए। पूरे 16 टेबल को अच्छे से पोंछा और फ्लोर भी साफ किया। प्रेम अपने साफ और सुंदर रेस्टोरेंट को देखकर बहुत प्राउड फील कर रहा था। आज प्रेम थोड़ा थक गया था, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था। उसने आज बहुत सारी प्लेट शाही कबाब बेचे थे और उसके सारे कस्टमर्स बहुत खुश थे। रेस्टोरेंट की सफाई भी एक एक्सरसाइज होती है, इसलिए उसे अभी किसी भी टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत नहीं थी। वो खुद ही डेली रेस्टोरेंट की सफाई करेगा, ऐसा प्रेम ने तय कर लिया था। जब प्रेम ने लाइट्स बंद की और ऊपर गया तो रिया ऑलरेडी अपने पर्पल टेडी बेयर वाले पजामा पहनकर सो चुकी थी। रिया की पलकें धीरे धीरे हिल रही थी और वो बिल्कुल एक एंजल जैसी लग रही थी। प्रेम ने रिया के हाथ ब्लैंकेट के अंदर किए और उसे प्यार से थपथपाया। आज रिया रेस्टोरेंट बंद होते ही उबासी लेने लगी थी। सिस्टम, मैं एक जोड़ी पजामा खरीदना चाहूंगा और उनमें एक ब्राउन बेयर होना जरूरी है। प्रेम ने सिस्टम से कहा। सिस्टम कुछ कह पाता उसके पहले ही प्रेम बोला, मैं तुम्हें इसके लिए कैश में पे करूंगा, प्लीज लेकर आओ। तुम्हारे स्लीपवेयर वार्डरोब में रख दिए हैं, सिस्टम ने जवाब दिया। प्रेम ने वार्डरोब ओपन करके देखा। उसके अंदर एक बहुत ही सॉफ्ट ब्राउन पजामे का सेट रखा था, जिसके आगे एक बड़ा बेयर बना था। प्रेम ने अपनी पिछली लाइफ में इस टाइप के पजामास कभी नहीं पहने थे। उसे ऐसे पजामा पहनने का कभी ख्याल भी नहीं आया था, लेकिन आज वो अपनी छोटी सी गुड़िया के लिए कुछ भी पहनने को तैयार था। पजामा देखकर उसने सोचा, रिया सुबह जब उठेगी तो मुझे ये पहने देखकर बहुत खुश होगी और मैं उसका रिएक्शन देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। प्रेम अच्छे से नहाया
और अपने स्लीपवेयर पहन लिए। अपने बेडरूम में जाकर प्रेम लोगों से फंडिंग लेने के कैंपेन के बारे में सोचने लगा। ये कॉन्सेप्ट इस दुनिया की लोगों की सोच से बिल्कुल डिफरेंट होगा। हालांकि अभी मेरा रेस्टोरेंट खुले बस 2 ही दिन हुए, तो इतनी बड़ी अमाउंट कलेक्ट करना थोड़ा टफ होगा। थोड़ी देर बाद प्रेम ने एक जनरल आइडिया लगा लिया कि वो कैसे इस काम को करेगा। उसके पास अभी जितने भी कस्टमर्स आए थे उनमें से बहुत से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पास शायद ही इतना पैसा होगा। प्रेम ने पहले ही लोगों से बात करके उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, इसलिए उसके नॉर्मल कस्टमर्स शायद उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके पास कुछ बड़े कस्टमर्स भी आए थे। वरुण इस गांव के गिने चुने हथियार बनाने वालों में से था। उसे अपने हर काम के 1000 सोने के सिक्के मिलते थे। वो प्रेम के रेस्टोरेंट में 2-2 प्लेट शाही कबाब 3 बार खाने आता था। उसे शाही कबाब का टेस्ट और शाही कबाब खाने के बाद उसके मसल्स पर होने वाला असर बहुत अच्छा लगा था। यह प्रेम का एक लॉन्ग टर्म कस्टमर बन सकता था। प्रेम इससे कैंपेन के बारे में कुछ डिस्कस कर सकता था और शायद वरुण उसकी हेल्प भी कर दे। हर्ष और ऋतिक दानवों के चीफ के बेटे थे जो अपनी ट्राइब का परचेजिंग वर्क हैंडल करते थे। उनके पास अपने वॉरियर्स के लिए वरुण से हथियार खरीदने के बाद भी बहुत पैसे होते थे। इनके बारे में सोचकर प्रेम को दुबई के पुलिस वालों की याद आ गई, जिनके पास पेट्रोलिंग के लिए सुपर कार्स हुआ करती हैं। ये दोनों दानव भाई भी बहुत पैसे वाले हैं। आई थिंक ये भी मेरी मदद कर देंगे। विक्रम ने अपने बारे में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया था, लेकिन उसका पहनावा और बोलचाल देखें तो लगता है कि उसके पास भी काफी पैसे हैं। वो शायद अमीरों की 2nd जनरेशन से बिलोंग करता है। विक्रम भी कैंपेन के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। प्रेम को अभी भी कल वाली बौनी लड़की याद थी। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वो दोबारा रेस्टोरेंट में खाने नहीं आई और इसीलिए प्रेम ने उसे काउंट नहीं किया। हालांकि आज कुछ और भी कस्टमर्स आए थे, लेकिन वो उन सब के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए उनसे पैसे मांगना थोड़ा ठीक नहीं होगा। प्रेम ने ऐसे कस्टमर्स को भी काउंट नहीं किया। प्रेम ने पूरा हिसाब लगा लिया था कि किस किस से उसे अपने कैंपेन के बारे में डिस्कस करना है और कौन कौन उसकी हेल्प कर देगा। उसने एक बार रिया को सोते हुए देखा और फिर लाइट्स बंद कर दी। आज प्रेम को भी बहुत जल्दी नींद आ चुकी थी। एक अच्छी नींद के बाद जैसे ही सुबह प्रेम की आंखें खुली तो रिया उसके बगल में खड़ी हुई थी। रिया प्रेम को एक प्लेजेंट सरप्राइज के साथ देख रही थी और उसका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था। रिया लगातार प्रेम के स्लीपवेयर को देखे जा रही थी और उसे टेडी बेयर वाले स्लीपवेयर पहने देखकर बहुत खुश हो रही थी। अरे मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी जल्दी उठ गई। प्रेम उठकर बैठ गया और रिया के बालों में स्माइल करते हुए हाथ फेरने लगा। हाँ पापा, आपके स्लीपवेयर में भी मेरे जैसे बेयर बने हुए हैं। आपका बेयर बड़ा है और मेरा वाला छोटा। इसका मतलब ये दोनों भी फादर डॉटर हैं। रिया ने प्रेम के स्लीपवेयर वाले बेयर की तरफ पॉइंट करते हुए पूछा। प्रेम ने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ, ये तुम्हें पसंद आया? हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया। ये बहुत सॉफ्ट और वार्म है ना। ये कहकर रिया तुरंत प्रेम के गले लग गई। प्रेम ने रिया की तरफ देखा। रिया एक बिल्ली के जैसे प्रेम के सीने से चिपकी हुई थी। प्रेम का दिल पिघल गया। हाथ मुंह धोने और रेस्टोरेंट में जाने के पहले प्रेम थोड़ी देर तक रिया के साथ खेलता रहा। जब वो दोनों नीचे पहुंचे तो रिया प्रेम की गोदी से उतर गई। उसने अपनी ड्रेस ठीक की और प्रेम की तरफ देखकर बोली, बाकी बच्चों के पापा उनके बाल बांध लेते हैं, आपसे ऐसा क्यों नहीं होता? आप कब मेरे बाल बांधोगे पापा? मैं जल्दी सीख लूंगा। प्रेम ने ऑकवर्ड होकर अपना सर खुजाया। बाल बांधना प्रेम के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रेम ने रिया की तरफ देखकर सोचा, अगर आज लोगों से फंडिंग लेने का कैंपेन अच्छा चल जाता है तो मैं सबसे पहले बालों की चोटी बांधने का स्किल ही सीखूंगा। मैं सिस्टम से बाल बांधने का एक्सपीरियंस बैग खरीद लूंगा और फिर मैं अपनी बेटी के अलग अलग हेयर स्टाइल ट्राई करूंगा और उसको ये हेयर स्टाइल्स बहुत पसंद आएंगी। पापा, आप ये सीख लोगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। रिया ने अपनी मुट्ठी बांधी और प्रेम को एनकरेज करने वाला लुक दिया। थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। रिया के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद प्रेम ने एक पेपर और पेन उठाया और 6 रसीद बनाई, जिनमें हर एक पर 500 सोने के सिक्के की प्राइस लिखी थी। फिर उसने एक बार और रसीदों को ध्यान से देखा।
अब रेस्टोरेंट खोलने का टाइम हो चुका था। प्रेम दरवाजे पर गया और ओपन का बोर्ड लगा दिया। कल का बिजनेस तो बढ़िया था प्रेम। वरुण आज फिर सबसे पहले आया। वरुण हमेशा की तरह अपनी यूजुअल सीट पर बैठ चुका था। प्रेम 2 प्लेट शाही कबाब। प्रेम ने स्माइल करते हुए सिर हिलाया। थैंक यू वरुण दादाजी, ये सब आपके कारण ही पॉसिबल हुआ। मैं अभी आपके लिए कबाब बनाकर लाता हूं, आप बस थोड़ी देर वेट कीजिए। मैं यूं गया और यूं आया। वरुण के बैठने के बाद हर्ष और ऋतिक भी आए। प्रेम हम भी दोबारा आ गए, दोनों के लिए 5-5 प्लेट शाही कबाब। हर्ष ने कहा। हर्ष के ऑर्डर करते ही किसी जानवर के पैरों की आवाज सुनाई दी। विक्रम अपने गधे पर बैठकर रेस्टोरेंट के बाहर आ चुका था। उसने अपना गधा एक पेड़ से बांधा और अंदर आ गया। प्रेम ने स्माइल करते हुए सिर हिलाया। वो तुरंत किचन में नहीं गया। प्रेम विक्रम के अंदर आने का वेट करने लगा। जब सब लोग अंदर आ गए, उसके बाद प्रेम ने सबकी तरफ देखकर कहा, हमारा रेस्टोरेंट अभी अभी ओपन हुआ है, तो हमें पैसों की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने नई डिश बनाने के लिए लोगों से फंडिंग लेने के लिए एक कैंपेन शुरू करने के बारे में सोचा है। क्या आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे? अगर आप लोग मेरी हेल्प कर देंगे तो मैं जल्द ही आपको एक नई डिश इंट्रोड्यूस करूंगा, जो आपको शाही कबाब से भी अच्छी लगेगी। अब आगे जैसा आपको ठीक लगे। प्रेम ने सभी की तरफ देखते हुए पूछा। प्रेम ने फंडिंग के लिए कैंपेन की शुरुआत कर दी थी। उसने अपने सभी कस्टमर्स को फंडिंग देने की पूरी बात समझा दी और उसने रीजन भी साफ साफ बता दिया कि नई डिश के लिए उसे फंड्स की जरूरत है। नई डिश के लिए लोगों से फंडिंग। प्रेम के सारे कस्टमर्स थोड़े उलझे हुए लग रहे थे। प्रेम, क्या तुम हमसे पैसे उधार लेना चाहते हो? मुझे तुम्हारी बात ठीक से समझ नहीं आई, क्या तुम थोड़ा क्लियरली बता सकते हो? वरुण ने प्रेम की बात खत्म होने के बाद कहा। हर्ष की आंखें चमक उठी। नई डिश? प्रेम, क्या तुम नई डिश बेचने का प्लान कर रहे हो? ये तो कमाल का आइडिया है। मैं तो नई डिश के बारे में सोचकर ही बहुत एक्साइटेड हूं। प्रेम के शाही कबाब हर्ष को बहुत पसंद आए थे। अब अगर प्रेम नई डिश ट्राई करने का सोच रहा था तो वो भी शायद इतनी ही डिलीशियस होगी, इसलिए हर्ष वो भी ट्राई करना चाहता था। ये आदमी बहुत काइंड है, लेकिन ये हमेशा दूरी बनाकर रखता है। ये अपने एक दिन पुराने लोगों से पैसे बोरो करने की बात कर रहा है। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। ये कितना अजीब सा कैंपेन है जिसमें अपने ही कस्टमर से फंडिंग की जा रही है। विक्रम और ऋतिक प्रेम को देखकर आपस में बुदबुदा रहे थे। हाँ, मैं नई डिश के लिए कुछ प्लान कर रहा हूं और इसमें मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। मुझे कुछ फंड्स की जरूरत है। प्रेम ने सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर स्माइल करते हुए बोला, नए अप्लायंसेस और इंग्रेडिएंट्स के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। मैं इस महीने के एंड तक काफी सारे पैसे कमा लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से जल्दी अपने मेन्यू में नई डिश ऐड कर लूं। इसलिए मैं लोगों से फंडिंग लेने का कैंपेन शुरू कर रहा हूं। आप चाहो तो मुझे पैसे उधार दे सकते हो। ये पूरी तरह से आप लोगों पर है। आप लोग जैसा सही समझे वैसा करें। फिर प्रेम ने जो रिसीप्ट बनाई थी वो सबके सामने रखते हुए कहा, एक रिसीप्ट 500 सोने के सिक्कों के बराबर है। अगर अभी आप में से कोई एक रिसीप्ट लेता है तो उसे नई डिश ट्राई करने की प्रायोरिटी मिलेगी और साथ साथ 2 प्लेट शाही कबाब फ्री मिलेंगे। इन पैसों को आप रेस्टोरेंट के अपने एक्सपेंसेस में भी पे करने के तौर पे यूज कर सकते हैं। यानी अगर आप रेस्टोरेंट में कुछ भी खाते हैं तो आप इन जमा किए पैसों में से उसका बिल पे कर सकते हैं और महीने के एंड में आपको बचे हुए पैसे वापस कर दिए जाएंगे। 500 सोने के सिक्कों में 100 प्लेट शाही कबाब भी नहीं आते और हम अभी पूरे महीने इस गांव में रुकने वाले हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि मैं जल्दी से जल्दी इस नई डिश को ट्राई करना चाहता हूं और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम्हारी नई डिश भी बहुत डिलीशियस होगी। मुझे 2 रिसीप्ट दे दो। हर्ष ने टेबल पर से 2 रिसीप्ट उठाते हुए कहा। फिर उसने अपना वॉलेट टेबल पर रखा। ये रहे तुम्हारे 100 प्लेटिनम के सिक्के। थैंक यू सो मच। प्रेम ने स्माइल करते हुए सिर हिलाया और टेबल पर रखे वॉलेट की तरफ एक्साइटमेंट से देखने लगा। वरुण ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर उसने भी 2 रिसीप्ट उठा ली। मैं भी 2 रिसीप्ट रखूंगा। अगर मैं डेली 6 प्लेट शाही कबाब खाता हूं तो इतने पैसों में लगभग 1 महीने का काम चला लूंगा और मुझे 4 प्लेट शाही कबाब फ्री भी तो मिलेंगे। इसलिए मेरे लिए एक प्रॉफिट की ही बात है। मुझे बार बार बिल पे करने के लिए पैसे भी नहीं देने होंगे। एक टाइप से ये सेफ्टी डिपॉजिट जैसा ही है। इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। फिर वरुण ने प्रेम की तरफ मुड़कर देखा। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है। मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के बाद लाकर देता हूं। ठीक है दादाजी, थैंक यू। प्रेम ने एक झटके में 2000 सोने के सिक्के कमा लिए थे।
मैं भी एक रिसिप्ट लूंगा, लेकिन मुझे एडवांस में बता दो कि नई डिश मेनू में कब ऐड हो जाएगी। विक्रम ने स्माइल करते हुए कहा। फिर उसने 2 मुट्ठी भर के अपनी जेब से प्लैटिनम के सिक्के निकाले और 50 सिक्के गिनकर रख दिए। ऋतिक ने भी स्माइल करते हुए आखिरी रिसिप्ट उठाई। मेरी रिसिप्ट का पे कर दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। ऋतिक ने अपनी लैंग्वेज में अपने भाई के कंधों पर मारते हुए कहा। तुम्हारे पास पैसे नहीं है? हर्ष ने सरप्राइज होकर पूछा। पैसे तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मुझे दूसरों के पैसे पहले खर्च कराना पसंद है, इसलिए मेरे पैसे तुम ही पे करो। ऋतिक ने स्माइल करते हुए जवाब दिया। हर्ष को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। उसके पास 50 प्लैटिनम के सिक्के टेबल पर रखने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बची। उसे आज अपना भाई बहुत स्ट्रेंज लग रहा था। पहले कभी भी उसके भाई ने उसके साथ ऐसा नहीं किया था। रिया चमकते हुए प्लैटिनम के सिक्कों की तरफ देख रही थी, जो कि एक के ऊपर एक रखे थे, जैसे वो कोई छोटी सी माउंटेन हो। पापा, क्या ये सारे सिक्के हमारे हैं? रिया ने थोड़ा सा मुंह खोलकर प्रेम की तरफ देखा। नहीं बेटा। प्रेम ने ना में सिर हिलाया, फिर स्माइल करते हुए बोला। हमारे कस्टमर्स ने हमें नई डिश के लिए पैसे उधार दिए। उन्होंने बस हमें कुछ दिन के लिए पैसे उधार दिए। हम उनके ये पैसे डिश बेचकर और बचे हुए पैसे महीने के एंड तक वापस लौटा देंगे। अभी मुझे नई डिश बनानी है, तो मुझे पैसों की जरूरत है और इन पैसों से मेरा काम बन जाएगा। ऐसे में तुम्हें भी बहुत जल्दी एक नई डिश खाने को मिलेगी। तेज आवाज वाले अंकल, आप आज मुझे बहुत अच्छे लगे। रिया ने हर्ष की तारीफ करते हुए कहा और फिर वो सिक्के गिनने में लग गई। हर्ष पहले बहुत खुश हुआ, फिर ऑकवर्ड होकर स्माइल करने लगा। जब उसे रियलाइज हुआ कि उसे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। उसकी तारीफ तो हुई थी, लेकिन जिस वे में हुई थी वो खुश होने के लायक नहीं थी। प्रेम ने अपने चारों कस्टमर्स की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने पैसे मुझे दिए। मैं जल्दी आपको नई डिश के बारे में बताऊंगा और उसकी सारी प्रोग्रेस आपको नोटिफाई करता रहूंगा। अगर कुछ भी गलत नहीं होता है तो आप लोग 1 या 2 दिन में नई डिश ट्राई कर पाएंगे। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की पूरी कोशिश करूंगा और आप हमेशा मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं श्योर हूं कि वो अच्छी होगी। हर्ष ने अपने हाथ हिलाते हुए कहा। फिर उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, वैसे क्या इसमें मीट होगा? बड़े बड़े मीट के पीस मुझे बड़े पसंद है। शायद उसमें मीट ना हो, लेकिन वो आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि वो बहुत टेस्टी होगी। आपने ऐसी डिश पहले कभी नहीं खाई होगी। अभी इससे ज्यादा कुछ मैं रिवील नहीं कर सकता। प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। वो थोड़ा सस्पेंस रखना चाहता था। ठीक है, मीट इन्वॉल्व हो या ना हो, मैं खाना चाहूंगा। अभी मुझे भूख लगी है, मेरा ब्रेकफास्ट लगा दो। हर्ष बहुत क्यूरियस था, लेकिन जब प्रेम ने ज्यादा बताया नहीं तो उसने आगे नहीं पूछा। शायद हर्ष ने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि रिया उसे घूर रही है। प्रेम ने सारे सिक्के काउंटर के ऊपर रख दिए। रिया ने सभी कस्टमर से हाय कहा और जाकर काउंटर के पास सिक्के गिनने बैठ गई। रिया को सिक्के गिनना बहुत पसंद था। प्रेम अब सबके लिए फूड तैयार कर रहा था और सोच रहा था, जैसे वरुण दादाजी 1000 सोने के सिक्के लेकर आएंगे तो मैं सारे इंग्रेडिएंट्स खरीद लूंगा और मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। भले ही टेस्ट फील्ड में टाइम बहुत स्लो होता है, लेकिन फिर भी मुझे प्रैक्टिस करने के लिए रात तक का वेट करना पड़ेगा। वैसे भी अभी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अभी मुझे अपने कस्टमर्स पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए और उनके लिए शाही कबाब रेडी करनी चाहिए। नई डिश के बारे में रात में सोचते हैं। ब्रेकफास्ट वाला टाइम इतना बिजी नहीं था। वरुण, विक्रम, हर्ष और ऋतिक के अलावा बस 2 कस्टमर्स और आए। ये दोनों लोग मर्चेंट थे और कल रात भी डिनर करने आए थे। उन्होंने प्रेम को बताया कि वो आज ही 1 महीने के लिए दूसरे राज्य में जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि जाने के पहले एक बार और डिलीशियस कबाब खाते जाएं। सुबह के ओपनिंग आवर्स खत्म हो चुके थे। प्रेम टेबल साफ करने लगा। वरुण थोड़ी देर बाद जब आया तब रिया पास बैठी थी और कुछ भी नहीं कर रही थी। वरुण ने सिक्कों से भरा एक छोटा सा बैग टेबल पर रखा और स्माइल करते हुए बोला, छोटी ओनर, ये लो तुम्हारे 80 प्लैटिनम के सिक्के और 200 सोने के सिक्के। सच में? रिया की आंखें तुरंत चमक उठी। उसने बहुत एफर्ट लगाकर सिक्कों का बैग अपनी तरफ खींचा और सिक्के गिनने लगी। उसने प्लैटिनम के सिक्के और सोने के सिक्के अलग अलग किए। प्रेम, तो मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं, शायद एक नई डिश के साथ। वरुण ने प्रेम से कहा।
दादाजी, हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। प्रेम ने वरुण को जाते हुए देखा और फिर रिया की तरफ नजर घुमाई। रिया अभी भी सिक्के गिन रही थी। प्रेम फिर से जाकर टेबल साफ करने लगा। जब तक प्रेम ने टेबल साफ की तब तक रिया सिक्के गिन चुकी थी। पापा, मैंने 80 प्लैटिनम के सिक्के और 200 सोने के सिक्के गिन लिए। ये ना तो कम है और ना ही ज्यादा। रिया ने प्रेम से कहा। तुमने तो आज बहुत ही अच्छा काम किया। अब चलो पैसे जाकर काउंटर में रख दो और एक बार 9 का टेबल दोहरा लो। प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। रिया कुछ ही दिन में 9 की टेबल में मास्टर हो गई थी। उसे अब पूरी टेबल याद हो चुकी थी और अब वो डेली टेबल की मदद से ही हिसाब कर रही थी। अब उसे काउंटिंग करने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। वो चुटकी में बड़े बड़े हिसाब कर लेती थी। लेकिन पापा, मुझे एक सीक्रेट पता चला है। आप ये जानकर अपसेट मत होना। मुझे ऐसा लगता है जैसे काउंटर से कुछ पैसे चोरी हो गए। मैंने जब कल काउंट किए थे तो हमारे पास थोड़े से ज्यादा पैसे थे, लेकिन उनमें से आधे आज सुबह मिसिंग थे। रिया ने चिंता के साथ प्रेम को देखा। प्रेम को थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिया को उसकी डेली की अर्निंग भी याद रहती है और रिया इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि अगर प्रेम को पैसे चोरी होने की बात पता चली तो वो थोड़ा अपसेट हो जाएगा। प्रेम ने स्माइल करते हुए एक्सप्लेन किया। बेटा, पैसे चोरी नहीं हुए। हमें इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए डेली थोड़े थोड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो वो पैसे इंग्रेडिएंट्स में ही खर्च हुए हैं। इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो। हम अब और भी शाही कबाब बेचेंगे और जैसे ही हम नई डिश मेनू में अपडेट करेंगे तो हमारे पास जल्दी ही बहुत सारे पैसे होंगे। अच्छा, मैं समझ गई। रिया ने सिर हिलाया, फिर स्माइल करते हुए बोली। ठीक है पापा, तो हम अपने पैसे काउंटर में रख देते हैं और नई डिश ले लेते हैं। रिया नई डिश को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। प्रेम ने सिक्के रखने में रिया की मदद की। फिर उसने अपने मन में सिस्टम से कहा। सिस्टम, मैं 3000 सोने के सिक्कों के बराबर इंग्रेडिएंट्स खरीदना चाहता हूं। तुमने 3000 सोने के सिक्कों के बराबर इंग्रेडिएंट्स कैश में खरीद लिए हैं। तुमने 10 दिन के अंदर ही अंदर ये काम कर लिया है, इसलिए तुम्हारा मिशन कंप्लीट होता है। अब तुम्हारे लिए रिवॉर्ड के तौर पर राजमा चावल की रेसिपी अनलॉक की जाती है। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया। चैप्टर 40, टाइटल काला कोयला। प्रेम ने 3000 सोने के सिक्कों के बराबर इंग्रेडिएंट्स खरीदकर जैसे ही अपना मिशन कंप्लीट किया तभी सिस्टम की आवाज आई। रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हारे स्किल में राजमा चावल की रेसिपी ऐड कर दी है। तुम जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी टेस्ट फील्ड में एंटर हो जाओ और अच्छे से राजमा चावल बनाना सीख लो। आगे का मिशन तुम्हें राजमा चावल सीखने के बाद बताया जाएगा। सिस्टम के ये कहते ही एक एक्सपीरियंस बैग प्रेम के दिमाग में अपडेट हो गया। सिस्टम, मुझे चोटी बनाने का एक्सपीरियंस बैग भी दे दो। प्रेम ने अपने मन में सिस्टम से कहा। अब जब उसने 3000 सोने के सिक्कों के इंग्रेडिएंट्स खरीद लिए थे तो उसे इंग्रेडिएंट्स लंबे टाइम तक खरीदने की जरूरत नहीं थी। वो इन्हीं इंग्रेडिएंट्स से राजमा चावल और शाही कबाब बना सकता था। इसलिए वो बचे हुए 400 सोने के सिक्के भी चोटी बनाने के एक्सपीरियंस बैग में खर्च करना चाहता था, क्योंकि उसकी बेटी चोटी ना बनाने के कारण बहुत अपसेट हो जाती थी। मुझे अदर एक्सपीरियंस बैग सप्लाई करना है या नहीं, मैं इस बारे में थोड़ा सोचूंगा। मैं इस टाइप के एक्सपीरियंस बैग सप्लाई नहीं करता हूं। सिस्टम ने जवाब दिया। अरे लेकिन मैं तुम्हें 120 सोने के सिक्के कैश में दूंगा। प्रेम ने सिस्टम से कहा। ठीक है, एक और एक्सपीरियंस बैग ऐड कर दिया गया है। जैसे ही प्रेम ने सिस्टम को पैसे ऑफर किए, सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया। फिर एक और ब्लू कलर का एक्सपीरियंस बैग प्रेम को अपने दिमाग में दिखने लगा। कितना लालची है ये सिस्टम। ये अपनी बात पर बिल्कुल भी टिका नहीं रहता। बस इसे पैसे दिखाओ और कुछ भी काम करवा लो। पैसों के लिए तो सीरियसली ये कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सीरियसली इसके कोई प्रिंसिपल्स है ही नहीं। प्रेम ने सिस्टम के बारे में मन ही मन में सोचा। प्रेम ने जैसे ही ब्लू एक्सपीरियंस बैग को टच किया, अचानक बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में घूमने लगी। कुछ ही देर बाद उसने अपने दिमाग में चोटी बनाने के कई तरीके देखे। अब उसके दिमाग में कम से कम 100 टाइप की हेयर स्टाइल बनाने के स्किल्स ऐड हो चुके थे। पोनीटेल, 2 पोनीटेल, बालों का जोड़ा। अब प्रेम ये सब बना सकता था। सिस्टम का एक्सपीरियंस बैग वाकई में कमाल का था। अब प्रेम बहुत आसानी से रिया की चोटी बना सकता था।
अब उसे रोज रोज रिया की कंप्लेंट नहीं सुननी पड़ेगी। रिया अब जैसा चाहे प्रेम उसकी वैसी हेयर स्टाइल बना सकता था। 120 सोने के सिक्के काफी एक्सपेंसिव थे। ये पृथ्वी के 12,000 रुपयों के बराबर थे। लेकिन सिस्टम हमेशा ही उसे एक्सपेंसिव रेट्स में चीजें बेचता आया है। पहले इंग्रेडिएंट्स, फिर डिश वॉशर और अब ये चोटी बनाने का एक्सपीरियंस बैग। लेकिन उसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। खैर, अगर रिया इस चीज से खुश हो जाती है तो ये सब प्रेम के लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। पापा चलो हम बाहर घूमने चलते हैं। अब कस्टमर्स तो दोपहर तक नहीं आएंगे, है ना? हम फिर से मार्केट का एक राउंड लगा कर आते हैं। कल मुझे मार्केट घूमकर बहुत अच्छा लगा था। क्या हम आज भी चल सकते हैं मार्केट? रिया का फेस उम्मीदों से भरा था। वो अपने पापा को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। रिया अभी जिस एज में थी उसमें सभी बच्चे हमेशा बाहर खेलना पसंद करते थे। लेकिन रिया अपने पापा के रेस्टोरेंट में उनकी पैसे कलेक्ट करने में हेल्प करती थी। वो अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर हो गई थी। प्रेम रिया की रिक्वेस्ट टाल नहीं सका। वो रिया की हर बात मान लेता था और बस उसे खुश देखना चाहता था। हाँ, वैसे दोपहर तक तो अब कोई नहीं आएगा, लेकिन चलो पहले तुम्हारे बाल बांध लेते हैं, इसके बाद हम मार्केट घूमने चलेंगे। तुम्हें वहां कुछ पसंद आए तो तुम खरीद भी सकती हो। अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। प्रेम ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या सच में? रिया की आंखें वाइड हो गईं। लेकिन पापा, आप मेरे बाल कल जैसे ही तो नहीं बांधने वाले हो ना? मुझे वो हेयर स्टाइल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उसमें मेरे बाल कितने मेसी लग रहे थे और बार बार नीचे आ रहे थे। रिया ने प्रेम से कहा। रिया को याद था कि उसके पापा ने कल सुबह उसके बालों का क्या हाल किया था। उन्होंने बस उसके बालों को इकट्ठा करके उसके सिर पे रखा था। अगर रिया ऐसे ही बाहर चली जाती तो सभी बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते। वैसे भी पहले से बच्चे उसे अलग अलग नाम से चिढ़ाते थे, इसलिए अब वो बच्चों को उसे चिढ़ाने का नया बहाना नहीं देना चाहती थी। प्रेम को जैसे ही अपनी कल की हरकत याद आई तो वो थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। नहीं 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 नहीं, मुझे अब एक बहुत प्यारी हेयर स्टाइल याद आई है। ये बिल्कुल परफेक्ट हेयर स्टाइल है। मुझ पर एक बार और ट्रस्ट कर लो प्लीज, प्रेम ने बहुत प्यार से कहा। रिया ने थोड़ी देर तक प्रेम का चेहरा देखा, फिर सिर हिलाती हुई बोली, ठीक है, मैं आपको एक चांस और देती हूं। अगर आप एक बार और फेल हुए तो मैं सौम्या मैम से कहूंगी कि वो आपको सिखा दे। थैंक यू सो मच मेरी लिटिल प्रिंसेस, प्रेम ने स्माइल करते हुए कहा। प्रेम को अब सौम्या मैम से सीखने की जरूरत नहीं थी। अब उसे 100 से भी ज्यादा हेयर स्टाइल बनाते आती थी। इनफैक्ट अब वो सौम्या मैम को भी सिखा सकता था। वैसे भी सौम्या मैम सिस्टम के एक्सपीरियंस बैग से अच्छे हेयर स्टाइल नहीं बना पाती। प्रेम ने एक हेयर बैंड उठाया और रिया के बालों को कॉम्ब किया। प्रेम को हेयर स्टाइल सिलेक्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। एक्सपीरियंस बैग में बच्चों के लिए बस 2 चोटी का ही ऑप्शन था, इसलिए प्रेम ने सोचा कि 2 चोटी बनाकर उसमें हेयर बैंड लगा देता हूं, जिससे रिया को मेरे स्किल्स के बारे में पता चल जाए। रिया काउंटर के पास वाली लंबी कुर्सी पर बैठ गई। थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो ऊपर मिरर में देख रही थी। वो थोड़ी कॉन्शियस और थोड़ी एक्सपेक्टेंट दोनों थी। प्रेम ने छोटा मिरर अलग रखा। वो नहीं चाहता था कि रिया काम खत्म होने के पहले कुछ भी देखे। प्रेम चाहता था कि रिया अपनी नई हेयर स्टाइल देखकर एकदम सरप्राइज्ड हो जाए और उसे अपने पापा पर बहुत प्राउड फील हो। प्रेम अब बिल्कुल भी नर्वस नहीं था। अब प्रेम के पास उसका एक्सपीरियंस बैग था। पहले उसके पास चोटी बनाने की कोई भी स्किल नहीं थी, न ही उसने अपनी पिछली लाइफ में कभी ऐसा कोई काम किया था। बच्चों से दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं था। स्टेप बाय स्टेप उसने सबसे पहले बालों को 2 हिस्सों में बांटा, फिर उसने 2 चोटी बनाई, फिर उसने दोनों चोटियों पर हेयर बैंड लगा दिए। अब रिया की चोटी रेडी हो चुकी थी। प्रेम कुछ कदम पीछे हुआ और रिया को ध्यान से देखने लगा। रिया के काले लंबे बाल अब 2 चोटियों में बदल चुके थे। दोनों चोटियां रिया के सामने लटक रही थी और उनके एंड में पर्पल कलर के बो लगे हुए थे। रिया बहुत ही अडोरेबल लग रही थी। प्रेम ने सब काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किया था। अब बस वो रिया के रिएक्शन का वेट कर रहा था। रिया ने अपना सर नीचे किया और अपनी चोटियां देखने लगी। पापा, क्या ये अच्छी दिख रही हैं? रिया ने उम्मीदों के साथ प्रेम से पूछा। प्रेम ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने बस एक मिरर रिया के सामने रखकर कहा, ये लो, तुम खुद ही देख लो। रिया ने जैसे ही खुद को मिरर में देखा,
उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद रिया प्रेम की तरफ मुड़ी और बड़े प्यार से बोली, पापा ये हेयर स्टाइल तो बहुत ब्यूटीफुल है। आप तो सौम्या मैम से भी अच्छे हैं। आप अमेजिंग हैं। आपको वाकई अच्छी हेयर स्टाइल बनाना आता है। आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। मैं तुम्हारी हेयर स्टाइल डेली चेंज कर सकता हूं और तुम जैसा चाहो मैं वैसी हेयर स्टाइल बना सकता हूं। चलो अब हम मार्केट घूमने चलते हैं। प्रेम ने रिया को चेयर पर से उतारा, अपना शेफ वाला एप्रन निकाला और बहुत सारे सोने के सिक्के अपनी जेब में रखे। फिर प्रेम ने रिया का हाथ पकड़ा और बाहर चला गया। रिया अपनी चोटियों से खेलती हुई प्रेम की तरफ देख रही थी। मेरे पापा तो कुछ भी कर सकते हैं, वो इनक्रेडिबल हैं। जब रिया प्रेम को इतने प्यार से देख रही थी तब प्रेम बहुत शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत अच्छा फील कर रहा था। उसके 120 सोने के सिक्के बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल हुए थे। अब उसे उन पैसों का बिल्कुल भी दुख नहीं था। वो पैसे और भी कमा सकता था, लेकिन उसकी बेटी की खुशी उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। और आज प्रेम ने ऐसा ही काम किया था जिससे उसकी बेटी खुश हो जाए। प्रेम और रिया मार्केट में घूमने लगे। तभी वो लोग पोशन शॉप के सामने से निकले। रिया पोशन शॉप के सामने रुक गई। पापा देखो वो स्टूपिड बर्ड, पत्तियों के जैसे कपड़े पहने हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसके पंख ही नहीं बचे। मेरी फायरबॉल ने उसके सारे पंख जला दिए। रिया ने पिंजरे की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। प्रेम ने मुड़कर देखा। ओह, ये स्टूपिड बर्ड अभी तक जिंदा है। अरे इसे तो एक नया पिंजरा भी मिल गया है। वैसे रिया की फायरबॉल इतनी स्ट्रांग थी कि इसका बचना तो बहुत मुश्किल था। रिया की फायरबॉल से जलने के बाद उस बर्ड के बस सर पर ही बाल बचे थे। वो बर्ड 2 पत्तियों से अपने बॉडी पार्ट्स को कवर किए था। वो प्रेम और रिया को लगातार घूर रहा था। तुम दोनों, तुमने मेरा महल जैसा पिंजरा जला दिया और मेरी पूरी बॉडी का कितना बुरा हाल कर दिया। अब तुम लोग क्या चाहते हो? कौवे ने बहुत गुस्से में कहा, लेकिन आज उसकी आवाज में थोड़ी वीकनेस थी। स्टूपिड बर्ड, ठीक से बात करो वरना मैं तुम्हें फिर से आग लगा दूंगी। रिया ने बहुत गुस्से से कौवे को देखते हुए कहा। नहीं 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 नहीं, रुको रुको। कौवा अपने पिंजरे के स्टिक पर नर्वस होकर यहां वहां देखने लगा। फिर उसने अपने पंख फैलाए और बोला, तुम बहुत अडोरेबल दिखती हो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कौवा राजा कहकर बुलाओ। तुम्हें मुझे देखकर झुकने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बॉडी और पिंजरे की चिंता भी मत करो, मैंने उसका अरेंजमेंट कर लिया है। प्रेम कौवे को इस तरह की बातें करता देख जोर से हंसना चाहता था, लेकिन उसने किसी तरह अपनी हंसी पर काबू किया। अब कौवे को रिया से बहुत डर लगने लगा था। तुम इसे काला कोयला भी बुला सकती हो, हरे तोते ने बीच में बोलते हुए कहा। फिर उसने रिया और प्रेम को देखकर सिर हिलाया और बोला, तुम लोग मुझे सनी बुला सकते हो।